से जुड़ा हो। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पोल आपके सामने आएगा हर एक सवाल को लेकर के, और आपको देना है जवाब। बड़े लेंदी क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चंस बड़े हैं या लेंदी कह सकते हैं हम, है ना। और फटाफट से आप बताएंगे कमेंट करके कि इसका सही जवाब क्या होगा। और इसको बिल्कुल भी ये ना समझें कि ये जो क्वेश्चंस हैं ऑफलाइन में हमें हेल्प नहीं करेंगे, बिल्कुल नए पैटर्न पे, क्योंकि सिलेबस सेम है अभी भी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा एक कथन है जो सही है। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, सही लिखा है या सही नहीं लिखा है। सही नहीं लिखा होगा तो आंसर एकदम चेंज हो जाएगा, और अगर गलत लिखा होगा तो आंसर एकदम चेंज हो जाएगा। देखो धर्मेंद्र यादव को पढ़ना नहीं है, कह रहे हैं आज मैम का बर्थडे है। हर दिन कोई ना कोई बर्थडे मना रहा होता है। देखिए इधर आइए फटाफट से समझते हैं क्या कहानी है। अगर हम बात करते हैं पहले ऑप्शन की, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है इंक्लूड करना। ये वर्ड ही बना है इंक्लूजन से, यानी समावेशन, इंक्लूड करना। किसको इंक्लूड करना? फॉर ऑल चिल्ड्रन। एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन में विश्वास रखता है, यानी हर प्रकार के बच्चे को क्लासरूम में कंफर्टेबल महसूस कराना, या उसको सिखा पाना, उसको इंक्लूडेड फील कराना, अलग थलग महसूस ना कराना। चाहे वो किसी भी जाति से हो, संप्रदाय से हो, समूह से हो, उसको कोई अक्षमता हो, कोई डिसेबिलिटी हो, कोई गिफ्टेडनेस है, क्रिएटिविटी है, अच्छा है, बुरा है, जो भी आपको लगता हो अपनी नजर में, लेकिन सारे बच्चे आपको इंक्लूड करके चलने हैं। पहला ऑप्शन है इट इज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर इन स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटी लर्न टुगेदर, यानी एक एजुकेशन का ऐसा सिस्टम है जहां बच्चे जिनको डिसेबिलिटी है, कोई अक्षमता है, कोई ऑटिज्म हो सकता है, इसके अलावा आपका कुछ डिसलेक्सिया हो सकता है, किसी को विजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है, दृष्टि बाधिता हो सकती है, किसी को हियरिंग इंपेयरमेंट हो सकता है, यानी डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी हैं और डिसेबल्ड बच्चे भी हैं और एबल्ड बच्चे जिसको आप कह सकते हैं, या फिर हम ये कहेंगे विदाउट डिसेबिलिटी और डिसेबिलिटी दोनों ही तरह के बच्चे एक क्लासरूम में सीख सकते हैं, उसको इंक्लूसिव एजुकेशन की क्लासरूम कहेंगे। बात एकदम सही है। बी ऑप्शन है इट इज अबाउट एंश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन while removing exclusion, discrimination, barriers to learning and participation, यानी कि ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन है ये किस बारे में है? सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड करने के बारे में है और एक्सक्लूजन को रिमूव करने के बारे में। एक्सक्लूजन क्या होता है या सेग्रीगेशन क्या होता है? कुछ बच्चों को एक्सक्लूसिव राइट्स दे दिए आपने वहां पे, या कुछ बच्चों को एक्सक्लूसिवली आप फेवर कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब है ना वो एक्सक्लूसिव ऑफर्स आते हैं सेल पे, लेकिन बच्चों के लिए आप एक्सक्लूसिविटी नहीं लगा सकते कि आप 4 बच्चे तो आपके फेवरेट हैं, बाकियों को आप पसंद नहीं करते हैं। तो एक्सक्लूसिवनेस को हटाना है, यहाँ पे इंक्लूसिवनेस को लेकर के आना है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हर एक बच्चा पार्टिसिपेट कर सके और एक्सक्लूजन को हम हटा सकें, इंक्लूजन को ला सकें उसकी जगह। थर्ड ऑप्शन है इट व्यूज डिफरेंसेस बिटवीन चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स एज हिंड्रेंसेस फॉर लर्निंग, यानी कि ये जो अंतर है, भाई कोई भी 2 लोग सेम नहीं होते दुनिया में, जैसे 5 उंगलियां सेम नहीं होती या वॉटेवर, हम इस पे बहुत एक कॉमन डायलॉग है हमारे यहाँ चलता है इंडिया में। तो इसमें बच्चों व वयस्कों के बीच अंतर की सीखने में बाधक के रूप में नहीं देखा जाता। ये बात इन्होंने गलत कह दी कि जो अंतर है बच्चों के बीच में, जो डिफरेंसेस हैं, किसी बच्चे को किसी चीज में इंटरेस्ट होगा, किसी को किसी में होगा, उसको एक हिंड्रेंस की तरह नहीं, एक एसेट की तरह देखा जाता है। तो फर्स्ट और सेकंड सबको सब कुछ सेम ही पसंद होगा। अगर डिफरेंसेस होंगे ही नहीं बच्चों में तो रोबोट्स बन जाएंगे, है ना, फिर मजा नहीं रहेगा जीने में। फर्स्ट और सेकंड इज द राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन में ऐसा है। बाकी थर्ड जो है वो सही नहीं है, तो जहां पे भी थर्ड है बाकी के 3 ऑप्शन में वो गलत हो जाएगा। ठीक, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं एक बार और जवाब दीजिएगा आप भी कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बताइए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, इन अ क्लासरूम ऑफ डाइवर्स चिल्ड्रन, यानी डाइवर्सिटी की बात हो रही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता में एकता का जो सिद्धांत है उसको फॉलो करती है इंक्लूसिव एजुकेशन, या इक्विटी के प्रिंसिपल को फॉलो करती है आसमा। क्या इंक्लूसिव एजुकेशन? समावेशी शिक्षा। इक्विटी क्या है? समता का ध्यान रखें, हम बच्चे की नीड के अनुसार जाएं। इक्वालिटी क्या है? चाहे किसी के पैर में चोट लगी है, चाहे किसी की नहीं लगी है, दोनों को साथ दौड़वा देंगे, वो नहीं करना है। यहाँ पे इक्विटी के अनुसार जाना है, ठीक। तो इन अ क्लासरूम ऑफ डाइवर्स चिल्ड्रन, जहां विभिन्न प्रकार के या विविध बच्चों के कक्ष में, विद चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज कम्युनिटीज अ टीचर शुड, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हाशिए पर समुदाय जो है, हाशिए पर जो समुदाय है, यानी वो वंचित समूह के बच्चे होंगे, किसी भी रूप में वंचित रह गए हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, यानी इकोनॉमिक रूप से उतना पैसा नहीं है या घर की स्थिति खराब है, चाहे वो किसी कास्ट की वजह से ऐसा हुआ है समाज में, चाहे वो किसी भी आधार पे अगर वंचित रह गए हैं, हाइट, वेट, कोई बीमारी, कुछ भी हो सकता है ना।
तो जो हाशिए पर ऐसी यहाँ स्पेशली कम्युनिटीज की बात चल रही है, तो डिसएडवांटेज कम्युनिटी जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती हैं, ऐसी भी कम्युनिटीज हैं, है ना। तो ये डिसएडवांटेज कम्युनिटी कही जा रही है, ट्राइब्स हो सकती हैं। अ टीचर शुड क्या करना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए। इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस, यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते। टीचर की फॉर्म में आपको बच्चे को समझना है और हर बच्चे तक पहुंचना है। बी ऑप्शन है वर्क टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग ऑल कल्चरल डिफरेंसेस, यानी बच्चों में से कल्चरल डिफरेंसेस, सांस्कृतिक भिन्नताओं को ही खत्म कर दो और उनको रॉबर्ट्स बना दो, सारे एक जैसे दिखने चाहिए। ये भी गलत हो गया। रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंसेस आर नॉट डेफिसिट्स, इसमें भी आप लोग बहुत गलत जवाब दे रहे हैं। पता नहीं आजकल आप लोग क्या खा पी रहे हैं या ज्यादा रिलैक्स्ड हो गए हैं, पेपर दूर है। ये पढ़ लो यार, ये सारे चैप्टर्स मैंने यूट्यूब पे भी कराए हुए हैं इस लेवल के, तो क्या आप आराम से इसको समझ पाए, है ना। क्यों दुखी हो जाते हो, ऐसे मत करो यार। बी ऑप्शन 49% लोग दे रहे हैं, कमाल कर दिया आप। सभी सांस्कृतिक भिन्नताएं मिटाने के लिए कार्य करना है। भाई मिटाना नहीं है, सांस्कृतिक भिन्नताओं के बावजूद या साथ उनको एक्सेप्ट करना है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता की बात करनी है। खत्म नहीं कर देना है कि जो भी मैंने सीखा घर से, जो भी मेरा मान लीजिए धर्म है या मेरी जो भी रुचियां हैं या जो भी कल्चरल डिफरेंसेस हैं या जो भी कस्टम्स मेरे घर में फॉलो होते हैं, मान लीजिए मैं एक बच्चा हूं, तो आप उनको खत्म कर देंगे, सबके यहाँ एक जैसा बना देंगे, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये एक खराब बात हो गई कि आपको कल्चरल डिफरेंसेस को एलिमिनेट नहीं करना, सेलिब्रेट करना है। समझ पा रहे हो, एलिमिनेट नहीं करना, हटाना नहीं है, सेलिब्रेट करना है। सब बच्चे एक दूसरे के साथ घुल मिल करके सीख सकें। रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंसेस आर नॉट डेफिसिट्स, ये एकदम परफेक्ट बात है कि मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं है। यानी जो डिफरेंसेस हैं, भाई निशा को कोई और चीज पसंद हो सकती है, मुझे कोई और चीज पसंद हो सकती है, आप में से इतने सारे लोग हैं। खाने की भी अगर हम बात करें तो अलग अलग चीजें हमारी फेवरेट हो सकती है। अब ये जो डिफरेंसेस हैं ये कमियां नहीं है, कह रहे तुम तो ये खाती हो तुम तो कम हो गई, या तुम्हें तो ये वाला कलर पसंद है तो तुम ये कपड़े पहनती हो तो तुम अच्छी नहीं हो, या मैं अच्छी हूं या मैं अच्छी नहीं हूं तुम अच्छे हो। भाई डिफरेंसेस, अंतर है ये एक तरह का। घर में दो भाई बहन भी हैं, ट्विंस भी हैं, तब भी सारी चीजें सेम पसंद होंगी, सब सेम सब्जेक्ट में जो है इंटरेस्ट रखेंगे, या एक बच्चा जो है पढ़ने में बहुत अच्छा है दूसरा भी होगा ही, जरूरी नहीं है। हो सकता है उसका किसी और क्षेत्र में इंटरेस्ट हो या फिर वो अलग तरीके से सीखता हो, है ना। तो डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज करना है और उनको डेफिसिट नहीं मानना है, यानी कमी नहीं है वो कोई कि बच्चे में ही कमी है, कोई फॉल्ट हो गया है, वैसा नहीं है। आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु कैन लर्न एंड फोकस ऑन देम ओनली। ओनली का मतलब है एक तरफ लेके जा रहा है क्वेश्चन आपको, यानी सिर्फ उन बच्चों को पहचानो जो सीख सकते हैं और बाकियों को मत पहचानो। तो ये हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी पढ़ा था कि हर बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, यानी एवरी चाइल्ड हैज एन एबिलिटी टू लर्न, उसके अंदर एक क्षमता है सीखने की, बस आपको सिखाने का तरीका ढूंढना है। तो सी ऑप्शन सही है कि यह मानना चाहिए कि विभिन्नताएं कमियां नहीं होती हैं, ठीक है ना। अलग वो हैं वो बच्चे, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमियां हैं, मिटा नहीं सकते हैं आप। यहाँ पे ये नहीं कहा है कि डेफिसिट जो उनका हाशिए पे होना है उसको मिटाना है, नहीं, उनको इंक्लूड कैसे करना है उसकी बात हुई है। आप कोई पॉलिटिशियन थोड़ी है कि सब कुछ परिवर्तन वैसे वाला कर देंगे, आप सारी व्यवस्थाएं बदल देंगे। आप बच्चों को कम से कम अलग थलग ना महसूस कराएं, उसको सिखा पाए अच्छे से, आपका ये काम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रमोट लर्निंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, यानी कैसा क्लासरूम, समावेशी कक्षा कक्ष, जहां सबको सिखाने की बात हो रही हो। एजुकेशन फॉर ऑल का नारा हम यहां पे लगाते हैं। तो कौन सा एक तरीका है जो इंक्लूसिव क्लासरूम को प्रमोट करेगा? पहला ऑप्शन है कॉम्पिटिटिव ईथॉस, यानी ऐसा माहौल, ऐसी संस्कृति जहां सब कंपटीशन कर रहे हो, कट थ्रोट कंपटीशन हो, मेरा एक नंबर तेरे से ज्यादा और मैं तेरे से बढ़िया, ये वो, मतलब कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन की तरफ लेके जाना है बच्चे को। कोलैबोरेटिव लर्निंग पॉजिटिव है। स्टैंडर्डाइज्ड इंस्ट्रक्शन नहीं, हमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन चाहिए, अलग अलग बच्चे के इंटरेस्ट एप्टीट्यूड के अनुसार हम सिखाएंगे। स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब होता है एक जैसा सभी के लिए, एक जैसा इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। आप भेदभाव नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक जैसा कर देना है सबका, जो भी हिसाब किताब है, पढ़ने का तरीका, वॉटएवर। रिजिड असेसमेंट, रिजिडिटी तो भैया अपने आप में इतना नेगेटिव वर्ड है। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए हमें, आकलन करने के भी तरीके हमारे फ्लेक्सिबल यानी लचीले होने चाहिए। रिजिड या सख्त या ठोस नहीं होने चाहिए, जिनमें कोई परिवर्तन की संभावना ही ना बचे। तो कोलैबोरेटिव लर्निंग यहाँ सबसे बेहतर तरीका है कि समावेशी शिक्षा, यानी अलग अलग तरह के बच्चे होंगे और सबको आप इंक्लूड कर रहे हैं, कोलैब करके एक ग्रुप में मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग होगी एक तरह की, कि आप मिक्स एबिलिटीज वाले बच्चों को सिखा रहे हैं या मिक्स्ड इंटरेस्ट है, किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट है। एक बच्चा है आपके ग्रुप में जो व्हील चेयर से आता है, दूसरा बच्चा है जो गिफ्टेड है, तीसरा बच्चा है कोई और, उसको मान लीजिए विजुअली चैलेंज है। तो अलग अलग तरह के बच्चे एक ग्रुप में बैठे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव accommodations in the classroom environment as per the needs of students with locomotor disabilities। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज का मतलब होता है वो डिसेबिलिटीज जो हड्डियों से रिलेटेड है, जिसमें मूवमेंट की क्षमता प्रभावित होती है बच्चे की, चलना फिरना,
दौड़ना भागना इन सब में दिक्कत हो सकती है। जो आपके क्या बोलते हैं उसको, बैसाखियों से आ रहा है कोई बच्चा, कोई व्हील चेयर पे हो सकता है, तो चलने फिरने या हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम इसमें लोकोमोटर में होती है, यानी मोटर एक्टिविटीज को करने में, गत्यात्मक एक्टिविटीज को करने में, चलने फिरने में, मूवमेंट वाली जो भी एक्टिविटीज होंगी या मूवमेंट होगा वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है प्रोविजन ऑफ बैरियर फ्री एनवायरमेंट, यानी ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करें आप स्कूल में कि एक बच्चा जो स्ट्रेचर से आता है वो बेसिकली वो भी एक रैंप बना हुआ है स्कूल में सीढ़ियों की जगह, मतलब एक बच्चा जो चल नहीं सकता वो भी उसके थ्रू आ जाएगा, वो बैरियर नहीं बन रहा है एनवायरमेंट के, वो तो फर्स्ट फ्लोर पे जा ही नहीं पाएगा, जो व्हीलचेयर से आ रहा है वो भी जा पाएगा, जो बच्चा दौड़ के चला जाता है वो भी जा पाएगा। तो बैरियर फ्री एनवायरमेंट हो गया, यानी बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना कि आपके यहाँ अगर आप मेट्रो में भी जा रहे हैं तो बेशक अगर आप चल फिर नहीं सकते तब भी एक लिफ्ट का प्रावधान है, या और इस तरह की चीजें हैं। मेट्रो के अंदर भी आप देखते हैं कि एक स्पेस है जहां पे जो भी व्हील चेयर वाले व्यक्ति हैं या किसी को चलने फिरने में या लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो वो वहां उस रिजर्व्ड एरिया में खड़े हो सकते हैं या अपने आप को स्थापित कर सकते हैं उस समय के लिए। ठीक, तो ये एनवायरमेंट कैसा हुआ, बैरियर फ्री, रुकावट नहीं है, एनवायरमेंट रुकावट नहीं बन रहा, एटलीस्ट आपकी प्रॉब्लम के साथ एनवायरमेंट तो खराब ना हो, कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट देना बच्चे को, जिसको हम सुगम्य वातावरण भी कह सकते हैं। धन्यवाद यशिका मेहता। देखिए बी ऑप्शन है एंश्योर फ्री मूवमेंट बाय प्लेसिंग फर्नीचर इन लेस रेस्ट्रिक्टिव मैनर। भाई फर्नीचर को ऐसे प्लेस मत करिए कि एक बच्चा जो चल फिर के नहीं जा सकता या फर्नीचर को साइड में करके नहीं जा सकता उसको जाने को जगह ही ना मिले। जो क्लासरूम में सिटिंग अरेंजमेंट होता है ना, तो उतना स्पेस होना चाहिए सारी जो भी रोज हैं और कॉलम्स हैं उनके बीच में कि बच्चा मूव कर सके, वो बच्चा भी जिसको चलने फिरने में दिक्कत है अटक के गिरे ना कहीं। बात सही है। लेस रेस्ट्रिक्टिव मैनर का मतलब है कि कुर्सी मेज को कम प्रतिबंधात्मक तरीके से रखकर, यानी ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट हो जहां फ्रीली मूव कर सके हर एक बच्चा। फॉलो मल्टीपल मेथड्स ऑफ असेसमेंट। भाई जब सिखाने के तरीके डिफरेंट होंगे तो आकलन के तरीके, टेस्ट करने के भी तरीके मल्टीपल हो सकते हैं। बात तो सही है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों यहां सही हो जाते हैं। इसके साथ हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 5। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकल इंडिकेटर्स ऑफ क्रिएटिविटी, यानी रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक, यानी किन संकेतों को देख करके ये आप मान जाएंगे कि ये जो है ये बच्चा रचनात्मक है या बच्चा क्रिएटिव है। फटाफट से बताइएगा। लड्डू क्वेश्चन है ना, बिल्कुल तलेब तलेब, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं पहले से। इसमें भी इतनी गलतियां कर रहे हैं लोग, अभी तो 5 ही क्वेश्चन हुए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकल, लड्डू ही लगेगा क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है और सही से पढ़ के समझ रहे हैं क्वेश्चन को। बस 2 ही चीजें चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक को कौन से हैं? नीड फॉर रिपीटेड प्रैक्टिस, यानी बार बार प्रैक्टिस कराते रहो, जिसको ड्रिल एंड प्रैक्टिस कह देते हैं। ये सुनने में अच्छा लगता है लेकिन रचनात्मकता का मतलब है कुछ डिफरेंट करना। यहाँ पे प्रैक्टिस और रिपीटेड प्रैक्टिस, अंतहीन प्रैक्टिस की आवश्यकता उतनी नहीं होती। इनेबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, यानी बच्चा जो है कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर सकता, तो ये तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। क्रिएटिव बच्चा कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, तभी वो कुछ नया सोचेगा। रिस्क टेकिंग बिल्कुल जरूरी होती है कुछ नया, कुछ डिफरेंट करने के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, एक आइडिया काम नहीं किया दूसरा नहीं तो तीसरा। इंटॉलरेंस फॉर बोर्डम, बिल्कुल सही बात है कि जो व्यक्ति क्या है बोरियत के लिए असहिष्णु है, यानी बोर नहीं हो सकता, कुछ नया चाहिए उसको टाइम टाइम पे। तो ये क्या हो गया, हम ये कहेंगे कि इसको छोड़ दें अगर हम नीड फॉर रेपिटेड प्रैक्टिस को, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इनेबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, यानी ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता होती है, ये भी गलत हो गया। फर्स्ट सेकंड को हटा दीजिए, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हमें सही लग रहे हैं। कहीं ऑप्शन में है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो आप लोग 75% लोग दे भी रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इजी था अपने आप में, लेकिन ये ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन ऐसा देंगे कि आप फंस सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, पढ़ेंगे क्या है कहानी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है टू प्रमोट इंक्लूजन इन एजुकेशन अ टीचर शुड क्रिएट अ क्लास एनवायरनमेंट विच, यानी अगर आपको इंक्लूजन को इंश्योर करना है कि सभी बच्चे इंक्लूडेड महसूस करें, सभी बच्चों को समावेशन के लिए बढ़ावा देना है, तो एक अध्यापक को ऐसा कक्षा वातावरण पैदा करना चाहिए। कैसा कक्षा वातावरण कि हर बच्चा सीख सके, चाहे वो उसका आईक्यू कितना भी हो, या मतलब गिफ्टेड है या एवरेज आईक्यू वाला बच्चा है, या फिर बॉर्डर पे भी कहीं है, किसी बच्चे को कोई समस्या है, चलने फिरने में हो सकती है, देखने में हो सकती है, सुनने में हो सकती है, हर तरह का बच्चा सीख पाए। तो पहला ऑप्शन है नर्चर्स एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता के प्रति ग्रहण को पोषित करना। यानी डाइवर्सिटी यानी एक विभिन्नता हो सकती है, सब एक जैसे नहीं होंगे, इस चीज को एक्सेप्ट करना बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, इससे हर बच्चे को आप इंक्लूड कर पाएंगे। प्रमोट्स स्टीरियोटाइप्स एंड लेबलिंग,
ये एकदम नेगेटिव वर्ड होता है, लेबल करना, बच्चे पे ठप्पा लगाना, तुम बेस्ट हो, तुम खराब हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम इस जाति से हो, इस समूह से हो, लड़कियां नहीं सीख सकती, ये स्टीरियोटाइप्स हो गए, फिर गड़बड़ हो गया मामला। नर्चर्स एंटिटी बिलीफ अबाउट एबिलिटी, यानी कि योग्यता के बारे में सत्व धारणा को पोषित करना। हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि मतलब एबिलिटी तो फिक्स्ड होती है, ऐसा भी हम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। प्रमोट्स कॉम्पिटिटिव फीलिंग अमॉन्ग स्टूडेंट्स, ये भी खराब बात हो गई। तो इंक्लूसिव एनवायरनमेंट उसी को कहेंगे जहां पर विविधता के प्रति ग्रहण को पोषित करने की भावना हो, यानी एक्सेप्टेंस है कि बच्चों में डाइवर्सिटी हो सकती है, सबको एक जैसे होने की जरूरत नहीं है, रोबोट्स बनने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्या कहता है भाई, फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स, यानी ऐसे बच्चे जो हाशिए पर हैं, जो वंचित समूह वर्ग से आते हैं, किसी भी जाति संप्रदाय, आर्थिक स्थिति, भाषा, किसी भी आधार पे जिनको हाशिए पर रखा गया है, उनको समावेशित करने के लिए कौन सा तरीका जो है आपका बेहतर होगा, बताइए फटाफट से बताओ। लड्डू वड्डू मत खाओ कमेंट्स में, आंसर करो फटाफट। कोई क्या, हाँ ब्राउनी खा रहे हैं मैडम। देखिए, पिछड़े वर्गों से आने वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए क्या करना चाहिए, टीच देम इन अ सेपरेट सेक्शन, बच्चे को सेपरेट नहीं करना है। इंक्लूजन में सेग्रीगेशन, अलगाव नहीं चाहिए, इंक्लूड करना है, अलग थलग नहीं करना, एक्सक्लूजन नहीं लेके आना, एक्सक्लूसिव नहीं बनाना। प्रमोट सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमॉन्ग देम, यानी वो बच्चे भी बिलोंग्ड महसूस करें कक्षा में, उनमें अपनेपन की भावना को बढ़ावा दिया जाए, कि वो चाहे किसी भी वंचित समूह से आ रहे हो, पिछड़े वर्ग से आ रहे हो, उनको कक्षा में आकर के लगे यार ये तो मेरे ही लोग हैं, या टीचर मुझे भी इंपॉर्टेंस देती है, या मैं भी अपने दोस्त बना सकता हूं यहाँ पे, तो उनको एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार्यात्मकता का भावना आनी चाहिए उनमें। इग्नोर कर देंगे, इग्नोर करने से सॉल्यूशन नहीं निकलता। मेक ट्यूशन टेकिंग आफ्टर स्कूल कंपलसरी, जो बहुत स्कूल्स में होता है कि नंबर चाहिए तो ट्यूशन पढ़ लो स्कूल के मास्टर से या मास्टरनी जी से, तो ये एक गड़बड़ अप्रोच है। तो बी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर यहां हो जाता है इस हिसाब से, जहां एक्सेप्टेंस की बात हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ये कहता है स्टूडेंट्स विद डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया समझते हैं, कैलकुलेशन से संबंधित है, बोलने में ही पता लग रहा है हमें, गुणन वैफल्य या गुणज वैफल्य कह देते हैं इसको। तो गुणज का मतलब क्या है, गणना करने से संबंधित है। डिसकैलकुलिया मतलब, डिस का मतलब होता है डिसफंक्शनैलिटी, यानी ठीक से फंक्शन ना कर पाना किसी चीज का, और कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेशन से है यहाँ। तो गणना करने में समस्या है, और गणना करना कहाँ आता है, गणित में आता है। तो वो बच्चा जिसको डिसकैलकुलिया है उसको कहाँ चैलेंज महसूस होगा, चुनौती कहाँ महसूस होगी, गणित में होगी ऑफकोर्स। एंड डिस्प्रेक्सिया थोड़ी कि रनिंग वगैरह में होगी, ड्राइंग में होगी, वो मोटर स्किल्स में डिस्प्रेक्सिया में ऐसा हो जाता है। सिंगिंग का हमने कोई डिसऑर्डर ऐसा सच पढ़ा नहीं है, तो गणित में है यहाँ पे जो बात है। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से जोड़ सकते हो, कैलकुलेशन कहाँ होती है, गणित में हो सकती है। बच्चे को मान लीजिए ये कुछ क्या करना था, ऐड करना था, तो वो अब गड़बड़ ऐड कर सकता है, कैलकुलेशन में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, आगे पीछे कर सकता है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें डिसेबिलिटी के भी सारे क्वेश्चन जो इस बार के आए हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो सब इंक्लूडेड हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस बिकम अ बैरियर फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट, यानी कौन सी एक चीज रुकावट बनेगी उन बच्चों के लिए जिनको दृष्टि बाधिता है, जिनको देखने में समस्या है। ब्रेल बुक्स, ब्रेल बुक्स लुई ब्रेल ने बनाई थी, और बुक्स नहीं बेसिकली ब्रेल लिपि जो है, ब्रेल स्क्रिप्ट जो है, जिसको टच करके उभरे हुए डॉट्स होते हैं, 6 डॉट बेस्ड होती है, और जिसको आप टच एंड फील करके पढ़ सकते हैं। टेक्टाइल मटेरियल भी कह सकते हैं, यानी जिसको टच और फील किया जा सके। ब्रेल, ये दोनों बहुत पॉजिटिव बातें हैं उन बच्चों के लिए जिनको दृष्टि बाधिता है या विजुअली चैलेंज्ड हैं या देख ही नहीं सकते बिल्कुल। तो ब्रेल लिपि भी इंपॉर्टेंट है, टेक्टाइल मटेरियल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टच और फील कर पाएंगे। असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब, यानी स्क्राइब आप समझते हैं ना, लिपिक की मदद, भाई जो बच्चा देख नहीं सकता तो वो अपने साथ एक स्क्राइब लेके जा सकता है जो लिख दे उसके लिए और वो बोल दे। सही है, ये भी पॉजिटिव बात है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी इंक्लूड होगा। विजुअल इंपेयरमेंट वाला बच्चा है, हेल्प मिलेगी उसको। लेकिन रिटन एग्जाम्स ऐसे बच्चों के लिए बिल्कुल भी लाभकारी नहीं माने जाएंगे, क्योंकि जिस बच्चे को देखने में पहले ही समस्या है, जिस बच्चे को देखने में समस्या है या बिल्कुल नहीं देख सकता, उसको रिटन एग्जाम्स देंगे, तो रिटन एग्जाम्स तो बिना देखे नहीं लिखे जाते, है ना। तो रिटन एग्जाम्स जो है वो सबसे खराब तरीका होगा यहाँ, तो ये एकदम खराब तरीका है, ये बैरियर बन जाएगा, रुकावट बन जाएगा बच्चे के सीखने में, जो बच्चे को देखने में समस्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म। ऑटिज्म वाले बच्चे को, स्वालीनता बोलते हैं हिंदी को ऑटिज्म में, विद्यार्थी को और स्वालीनता गृहित विद्यार्थी में क्या देखा जा सकता है, कौन सा गुण पाया जा सकता है। पहला ऑप्शन है रेपिटेटिव बिहेवियर, बार 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 सेम बात को रिपीट करेगा, या फिर रेपिटेटिव बिहेवियर, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर भी इसको हम कह सकते हैं। या फिर बी ऑप्शन है कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, यानी फ्लेक्सिबल होगा। हाय, ये होगा क्रिएटिविटी वाले बच्चे में, ये जो विशेषताएं हैं अलग अलग बच्चों की,
हाई कम्युनिकेबल स्किल्स, ये गिफ्टेड बच्चे में भी हो सकती हैं। अर्ज फॉर फ्रिक्वेंट चेंजेस इन रूटीन, ये ऐसा नहीं होता, बल्कि ऑटिज्म वाला बच्चा ज्यादा रूटीन में चेंजेस बर्दाश्त नहीं कर पाता, फ्रिक्वेंट चेंजेस नहीं चाहिए। अगर उसके एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, हर रोज नए लोग आकर के बैठ रहे हैं उसके रूम में, आज एक चीज से दूसरी चीज इधर उधर कर दी जा रही है, उसके दिमाग में डिस्टर्बेंस होता है। उसको अपनी जो एनवायरमेंट की सेटिंग है वो स्टेबल चाहिए, ठीक है ना। तो ये पुनरावृत्तीय व्यवहार है, एकमात्र यही चीज सही है, बाकी सारे ऑटिज्म के बारे में बिल्कुल भी सही नहीं है। तो रेपिटेटिव बिहेवियर, इसको दूसरे शब्दों में एक बार D+B में भी ये पूछ लिया गया था, स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर भी कहते हैं। स्टीरियोटिपिकल का मतलब क्या है? रेपिटेटिव है, वो चीज चली आ रही है। स्टीरियोटिपिकल का मतलब क्या है? रूढ़िबद्ध हो गई है, बार बार सेम चीज वो रिपीट करेगा अपने व्यवहार में, अपने भाषा में। तो पुनरावृत्तीय व्यवहार बहुत होता है ऑटिस्टिक बच्चे में। ये एक तरह की डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो गया कि जन्म से ही पता लग जाता है, मतलब जीवन के शुरुआत के 5-6 साल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा एक बार, इसमें माय नेम इज खान वाला एग्जांपल आप ले सकते हो, उनको कोई और स्पेसिफिक था बट इसी के अराउंड कुछ एक डिसेबिलिटी थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रेशमा स्टार्टेड टू रीड इंडिपेंडेंटली, यानी रेशमा एक बच्ची है जिसने स्वतंत्र रूप से पढ़ना शुरू कर दिया, किस उम्र में? 3 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 3 years, and has read every book she could get her hands on। जो भी किताब उसको मिलती थी घर में, भाई की, बहन की, चाचा की, मम्मी की, जो भी जिसकी भी किताब उसको जहां मिलती थी वो फटाफट से पढ़ना शुरू कर देती थी। रेशमा इज शोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, किस चीज के? 3 साल की उम्र में। यहां हम कह रहे हैं जो हमारा FLN है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, गवर्नमेंट कह रही है कि भैया 9 साल की उम्र तक कम से कम पढ़ना लिखना और बेसिक अर्थमेटिकल स्किल्स सिखा दो बच्चे को, क्योंकि उस उम्र तक भी नहीं आ पा रही है, कई बच्चों में कक्षा 3 तक भी नहीं आ पा रही है, और यहाँ ये 3 साल की उम्र में पढ़ना शुरू कर दे रही है, मतलब समय से पहले है। समय से पहले मतलब मेंटल एबिलिटी बाकी बच्चों से शायद ज्यादा है, तो इसको गिफ्टेडनेस कहते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे को तो अपने एनवायरमेंट में सेटल करने में दिक्कत होगी। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित एक विकार है, तो डिसलेक्सिया कैसे होगा भाई बच्चे को जो फटाफट से पढ़ ले रहा है सब कुछ। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कोई बौद्धिक अक्षमता होगी, तो ये तो लक्षण किस चीज का है कि बच्चे में कुछ विलक्षणता है, कुछ गिफ्टेड है वो, है ना। तो प्रतिभाशीलता है, अपनी उम्र से आगे चल रहा है, ठीक है, बी ऑप्शन। IQ क्या होगा? 130+ भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, थोड़ा सा लेंदी है बट जवाब दीजिएगा। कितने क्वेश्चंस करेंगे आज? 45। तो अपनी मोटिवेशन को बना करके रखना है, अपना जो सिटिंग का पेशेंस है। कई लोग 45 क्वेश्चन एक साथ बैठ के नहीं कर सकते, वो 150 क्वेश्चन क्या करेंगे पेपर में एक साथ, फिर समस्या होगी आपको, वहां फिर ध्यान जो है आपका इधर उधर चला जाएगा। बी ऑप्शन 74% लोग कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूजन इज नॉट करेक्ट, यानी समावेशन के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, इट रिगार्ड्स इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एज कनेक्टेड प्रोसेसेस, यानी जो समावेशन है वह इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को कनेक्टेड मानता है कि कुछ बच्चों को अलग कर दो, कुछ को साथ ले आओ, ये इंक्लूजन है और इसी को कनेक्शन कहेंगे। नहीं, इंक्लूजन इज फोकस्ड ऑन अडेप्टिंग द करिकुलम फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर डिसेबल्ड। अच्छा सॉरी, इट रिगार्ड्स इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एज कनेक्टेड प्रोसेसेस, यानी यह समावेशन व अपवर्जन को परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं के रूप में देखता है, कि मतलब अगर आप एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव करोगे, ठीक है मान लिया हमने, देखता होगा नहीं भी देखता होगा, बट बिल्कुल गलत इसको एकदम से नहीं कह सकते हम कि एकदम खराब बात हो गई। फिर देखते हैं, इंक्लूजन इज फोकस्ड ऑन अडेप्टिंग द करिकुलम फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर डिसेबल्ड। अब ये बात निश्चित रूप से गलत है। इसमें आप कह सकते हो कुछ हद तक इंक्लूडेड है कि आप बच्चों को बिल्कुल एक्सक्लूसिव फील करा दो और इंक्लूजन को लेकर के आओ, हालांकि 2 इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं, बट ये एक क्लास में भी हो सकता है ऐसा कि इंक्लूसिव में भी आप एक्सक्लूसिव फील करा दे रहे हो बच्चे को, पॉसिबिलिटी है। लेकिन बी में 0% पॉसिबिलिटी है कि इंक्लूजन इज फोकस्ड ऑन अडेप्टिंग द करिकुलम फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हु आर डिसेबल्ड, यानी समावेशन केवल एक खास वर्ग के व्यक्ति जो दिव्यांग हैं उनकी जरूरतों के अनुरूप पाठ्यचर्या के अनुकूलन पर केंद्रित है। ये बात एकदम खराब हो जाएगी कि कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के लिए इंक्लूजन होता है, हर तरह के बच्चे के लिए, फॉर ऑल चिल्ड्रन। तो ये तो 100% गलत है, इसमें डाउट नहीं है। फिर भी बाकी के 4 ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। इंक्लूजन बेनिफिट्स ऑल स्टूडेंट्स, यही सही बात है। इंक्लूजन इज अ प्रोसेस इन विच अ स्कूल अटेम्प्ट्स टू रिस्पॉन्ड टू ऑल स्टूडेंट्स एज इंडिविजुअल्स, यानी हर एक बच्चा अपने आप में एक व्यक्तिगत अपनी क्षमता लेकर के आता है या एक व्यक्ति है, इस बात को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। स्पीड ज्यादा जा रही है ना? हाँ मुझे भी लग रहा है सौम्या, ठीक है थोड़ा स्पीड स्लो कर लेते हैं। तो समावेशन केवल एक खास वर्ग के व्यक्ति जो दिव्यांग है उनकी जरूरतों के अनुरूप पाठ्यचर्या के अनुकूलन पर केंद्रित है, ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि ये सभी के लिए है, ठीक है। समावेशन व अपवर्जन को परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं के रूप में देखा जा सकता है, ये संभावना है। तो गलत क्या है? बी ऑप्शन। जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि आपको एग्जैक्ट गलत ढूंढना है, थोड़ी बहुत
जो मान लीजिए हम बहुत ज्यादा सहमत नहीं है ए ऑप्शन से भी, लेकिन वो है तो एक क्लासरूम के अंदर ही ना, एक्सक्लूजन और इंक्लूजन पॉसिबल है कि आपने कुछ ग्रुप अलग बना दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फटाफट से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है असर्शन। ये बड़े क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। कथन और तर्क। कथन क्या है? इन अ क्लासरूम ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, यानी एक विभिन्नता वाली कक्षा में जहां अलग अलग प्रकार के बच्चे निवास करते हैं या हैं प्रेजेंट, ठीक है ना? ठीक है, आज हमें फीवर आ गया फिर भी आपकी क्लास लेने आए हैं, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया अंशु। हाँ, ये देखो कोई कह रहा तापसी पन्नू जैसे दिखते हो, ये भी आजकल कमेंट आ रहा है। आपका शर्ट का कलर अच्छा लग रहा है, अच्छा धन्यवाद। कल एक व्लॉग आएगा उसमें हम आपको बताएंगे। देखिए, इन अ क्लासरूम ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, यानी विविध विद्यार्थियों की कक्षा में शिक्षकों को यथोचित स्वायत्ता देनी चाहिए और पाठ्यचर्या और आकलन प्रणाली को लचीला बनाना चाहिए। यानी डाइवर्स लर्नर्स से अलग अलग तरह के बच्चे और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, 100% बच्चों को इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, करिकुलम भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसका रीजन क्या है? चिल्ड्रन लर्न बेटर व्हेन दे टेक ओनरशिप एंड देयर लर्निंग नीड्स आर अकोमोडेटेड। यानी बच्चे बेहतर तब सीखते हैं जब वह प्रभुत्व लेते हैं। प्रभुत्व का मतलब यहाँ क्या है? ऑटोनॉमी, फ्रीडम उनको महसूस हो रही है और ओनरशिप ले रहे हैं अपने काम की, कि वो जिम्मेदार हैं कि बेटा ये वाला असाइनमेंट कल करके लाना है, ये वाली एक्टिविटी खुद से करके दिखा दो एक बार, है ना? उनकी लर्निंग नीड्स को भी हम ध्यान में रख पा रहे हैं। तो ये बात एकदम सही है, दोनों ही बातें सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसलिए हम कहेंगे कि ए ऑप्शन यहाँ सही है। दोनों बातों में से कुछ भी गलत नहीं है और दोनों एक ही दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा एक बार। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज का एग्जाम्पल पूछा है? असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू एड मोबिलिटी, यानी कौन सा उदाहरण सहायकी तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए विद्यार्थियों को गतिशीलता में मदद करेगा। गतिशीलता समझ रहे हो? मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने की जो क्षमता है उनको, उसको प्रमोट करेगा। ऐसा बच्चा हो सकता है जिसको चलने फिरने में दिक्कत हो, तो उसके लिए मोबिलिटी में कौन सी चीज सहायक होगी? वॉकिंग स्टिक, यानी कि छड़ी, जो छड़ी लेकर के चलते हैं वो, या ब्रेल सिस्टम। मोबिलिटी की बात हो रही है, यानी बच्चे को चलने फिरने में समस्या होगी, हमें मोबिलिटी बढ़ानी है, तो ब्रेल सिस्टम से मोबिलिटी नहीं बढ़ जाती है। हियरिंग एड से मोबिलिटी नहीं बढ़ जाएगी, कान में ही लग जाएंगे। मैग्नीफाइंग ग्लास से कोई चीज आप देख सकते हैं बड़े लेंस में, बट मोबिलिटी नहीं बढ़ जाएगी उससे। तो वॉकिंग स्टिक, यहाँ पे आपका व्हील चेयर हो सकती थी, कोई भी ऐसा साधन जिससे मोबाइल हो सके बच्चा, या थोड़ा सा गतिशील हो सके, चल फिर सके, एक जगह से दूसरी जगह जाने में उसको आसानी हो। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि 74% लोग दे भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, पूछा है कौन सी एक स्ट्रैटेजी है? मुझे लग रहा है वो वाला जो ऑप्शन था ना उसमें दोनों सही है। ऐसे आज 2-3 क्वेश्चंस हैं जिसमें सीटेट ने खुद 9 दे दिया है जवाब, मतलब फ्री का नंबर मिला है उसमें, क्योंकि 2 ऑप्शन सही है या 2 ऑप्शन गलत है। तो वो जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें ए ऑप्शन भी गलत होने की पूरी संभावना है, लेकिन उन्होंने वो उसमें फिर फ्री नंबर दिया है। ये मुझे अभी याद आया जब मैं आपसे ये डिस्कशन कर रही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी टू एंगेज स्टूडेंट्स विद विजुअल चैलेंजेस, यानी दृष्टिबाधित बच्चों को इंक्लूड करने के लिए कौन सी एक प्रभावी तकनीक नहीं है? बताइएगा। पहला ऑप्शन है प्रोवाइड लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरमेंट इन दी क्लासरूम, यानी कैसा कक्षा में वातावरण हो कम प्रतिबंधात्मक, यानी बच्चे को समस्या कम से कम हो, उसको आगे बिठा रहे हैं जिसको देखने में समस्या है, ब्रेल लिपि का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई और टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं। गो स्लो मैम, अच्छा ठीक है पवन। देखिएगा तो कौन सा एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है जब हम विजुअली चैलेंज बच्चे को इंक्लूड कर रहे हैं? प्रोवाइड लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव, यानी रेस्ट्रिक्शन कम से कम हो। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है समस्या कम से कम हो बच्चे को सीखने में। बी ऑप्शन है एलिमिनेट अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम क्लासरूम, यानी बेवजह के जो ऑब्स्टेकल्स हैं, समस्याएं हैं, शोर आ रहा है कहीं से, या ऐसे ही कुछ सिटिंग पोजीशन खराब है या अरेंजमेंट खराब है, तो उसको आप ठीक कर रहे हैं। प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट्स इन मल्टीपल वेज, एक तरीके से नहीं मल्टीपल वेज में समझाते हैं, ताकि जिसको एक तरीके से समझ में आया हो क्या पता दूसरे तरीके से आ जाए। फोकस ऑन सेग्रीगेशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ऑलवेज मेक देम सिट सेपरेटली। देखो ये सेपरेशन वर्ड, सेग्रीगेशन वर्ड, ये अगेंस्ट है इंक्लूजन के प्रिंसिपल के। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का जस्ट ऑपोजिट है सेग्रीगेशन, एक्सक्लूसिव एजुकेशन या सेपरेशन, अलग थलग नहीं करना होता। तो कौन सा तरीका इफेक्टिव नहीं है? तो यही है वो ऑप्शन डी ऑप्शन। 71% लोग विद्यार्थियों के पृथकीकरण को ध्यान में रखकर उन्हें हरदम अलग बिठाना, ये क्या हो गया? यही एक गलत तरीका है बच्चों के साथ डील करने का। वो बच्चे जो विजुअली चैलेंज्ड है, कोई भी बच्चा यहाँ पे जिसको अलग थलग कर रहे हैं, वो गड़बड़ ही हो जाता, चाहे क्वेश्चन किसी पे भी आ जाता। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, व्हाट इज क्रिएटिविटी? रचनात्मकता क्या है? पहला ऑप्शन है एबिलिटी टू क्रिएट और डिस्कवर समथिंग दैट इज नोवेल,
इस क्वेश्चन में भी पंगा है, इसमें आप आंसर देंगे ना तो दिक्कत होगी। एबिलिटी टू क्रिएट और डिस्कवर समथिंग दैट इज नोवल, यानी कुछ नया डिस्कवर करना, कुछ मौलिक डिस्कवर करने की क्षमता। बात तो सही है, क्रिएटिविटी कहते हैं इसको। एबिलिटी टू रेपिटेटिवली परफॉर्म एन एक्शन विदाउट बीइंग बोर्ड, यानी आप रेपिटेटिवली किसी काम कर रहे हैं और बोर नहीं हो रहे। या फिर एबिलिटी टू रोट मेमोराइज सीक्वेंसेस ऑफ नंबर्स, गड़बड़ है बात। एबिलिटी टू डू कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये भी क्रिएटिविटी का लक्षण नहीं है, है ना। और आप बोर नहीं हो रहे, रेपिटेटिवली करते जा रहे हैं, ये भी हम नहीं कहेंगे कि क्रिएटिविटी का लक्षण है कोई। कुछ नया तभी तो सोचेंगे जब आप एक चीज करते हुए हमेशा तक नहीं चल सकते, तो कुछ ऐसा बनाना जो आप खोजना जो कि मौलिक हो। इसमें भी फ्री का नंबर इन्होंने दिया है। आगे बढ़ेंगे क्योंकि दो ऑप्शंस को बहुत क्लोज लेकर के आ गए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये भी असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। फटाफट से जवाब देंगे, बताएंगे क्या कहानी है। पोल मिलेगा अभी, डोंट वरी, टेंशन क्यों लेते हो यार। कोशिश करेंगे कल से 9:15 शुरू कर पाए, कई दिनों से यही चीजें चल रही हैं, थोड़ा सा लेट हो जाता है कई लोगों के लिए, है ना। आज सैटरडे है, हालांकि कल तो संडे वार्ता होनी है। देखिएगा एक बार, खाओ खाओ। क्या कौन से होते हैं वो 36 पकवान, कितने वो ले आए तुम्हारे लिए? 56, वॉट एवर। चलो आ जाओ एक बार। तो अगर हम बात करते हैं असर्शन यानी कथन की और इसके रीजन की, देखते हैं क्या सही होगा। इन ऑर्डर टू केटर टू दी नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, अ टीचर शुड अडॉप्ट स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम, यानी अलग अलग तरह के बच्चों को डील करने के लिए एक ही तरीके का करिकुलम अपनाना चाहिए, जिसको हम स्टैंडर्डाइज्ड या मानकीकृत क्या कहते हैं, पाठ्यचर्या कहते हैं। तो ये एकदम खराब तरीका हो जाएगा, क्योंकि हमें फ्लेक्सिबल करिकुलम चाहिए, तो ये बात तो गलत हो गई। स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम टेक्स केयर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, बिल्कुल भी नहीं है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए फ्लेक्सिबल करिकुलम चाहिए, तो ये भी फॉल्स है। तो दोनों ही गलत हैं। डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर, जो कि आप लोग आराम से दे पा रहे हैं। 52% लोग, आधे लोग इसको भी गलत दे रहे हैं, 48% लोग। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा और समझिएगा क्या पूछा है आपसे। फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी एसटी ट्राइब से कोई अगर बिलोंग करता है तो उनको इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि वो किसी ना किसी रूप में वंचित रहे हैं, तो उनको इंक्लूड करने के लिए कौन सा तरीका सही होगा। आप बैठ कर खा रही हैं मैडम आराम से, कोई हंस रहा है मेरे 36 पकवान पे। अब नहीं यार, ध्यान कहीं और है, नहीं आ रहा है यार, क्या हो गया। देखो, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। टीच इन द लैंग्वेज प्रेफर्ड बाय द डोमिनेंट ग्रुप, यानी कि प्रमुख समूह जो कक्षा में सबसे ज्यादा डोमिनेंट ग्रुप है उसकी भाषा में पढ़ाओ। बात हो रही है यहाँ कि जो बच्चे वंचित हैं उनके लिए क्या करोगे, तो ये तो एकदम खराब तरीका हो गया। आपने वो ग्रुप जो ज्यादा, जिस मान लीजिए 50 बच्चे उसमें से 40 बच्चे हैं किसी एक ग्रुप के, तो आप डोमिनेंट ग्रुप को ही पढ़ाए जा रहे हैं, जो वंचित समूह है उस पर ध्यान ही नहीं है, तो ये तो खराब तरीका है। इग्नोर कर देंगे कल्चरल नॉलेज को उनकी, बिल्कुल खराब तरीका है। जो भी बच्चा घर से लेके आता है उसको महत्व दिया जाता है, उसकी भाषा हो, उसका कल्चर हो, उसकी जाति हो, उसका कुछ भी हो, आप एक्सेप्टेंस लाते हैं उस चीज को लेके। प्रोवाइड एजुकेशनल मटीरियल्स डेवलप्ड इन देयर लोकल लैंग्वेज, बिल्कुल सही बात है। जो उनकी लोकल स्थानीय भाषा होगी उस मटेरियल को भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि वो कंफर्टेबल महसूस करे, एलियन महसूस ना करे आपकी कक्षा में। मेंटेन सोशल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड देयर कम्युनिटी, ये एकदम खराब बात हो गई कि उनकी कम्युनिटी और स्कूल में अंतर इतना कर दो कि वो कनेक्ट ही ना कर पाए, अपनी रियल लाइफ से कुछ जुड़ ही ना पाए। जबकि उनकी भाषा में अगर मटेरियल होगा तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको और आसानी से समझाने में या समझने में उनको मदद मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा एक बार। स्टूडेंट्स विद डिसलेक्सिया आर लाइकली टू, यानी वो बच्चे जिनको डिसलेक्सिया है, क्या संभावना है वहां पे। एक क्वेश्चन डिसलेक्सिया पे हर बार आता है। पहला ऑप्शन है शो ईगरनेस टू राइट लॉन्ग एसेज, ऐसे बच्चों को आप कहिए कि बेटा लंबे लंबे एसेज लिखो, निबंध लिखो। हैव एडवांस्ड वोकैबुलरी, बहुत वोकैबुलरी इनकी स्ट्रांग होती है। कॉम्प्रिहेंड टेक्स्ट विद मच ईज, आसानी से देखते ही पढ़ के समझ जाते हैं। या फिर बी रिलक्टेंट टू रीड, तो ये अनिच्छुक होते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि ये पठन संबंधी विकार है डिसलेक्सिया। पढ़ने के अराउंड बच्चे को एंजाइटी या उसको अच्छा नहीं लगता, वो पढ़ना नहीं चाहता। वोकैबुलरी ये अच्छी नहीं होगी, ऐसे लिखना तो दूर की बात है, क्योंकि पढ़ना अच्छे से नहीं जानता या पढ़ने में समस्या होती है तो लिखने में भी समस्या होना लाजमी है। क्योंकि जो बच्चा पढ़ता 100 को वॉज है, वो लिखेगा थोड़ा ही वॉज को 100, वो तो 100 को वॉज ही लिखेगा। तो कॉम्प्रीहेंड टेक्स्ट विद मच ईज, ऐसा नहीं है, इनको समझने में भी समस्या होगी, क्योंकि पढ़ने में ही समस्या है, तो कॉम्प्रीहेंड बिना पढ़े कैसे करोगे। तो ये रिलक्टेंट होते हैं, पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं डिसलेक्सिक बच्चे। वो याद कीजिए तारे जमीन पर वाला एग्जाम्पल, जिसमें हमने बात की थी किस चीज की,
कि आप उस मूवी में देखते हैं कि उनके टीचर जो है, जो वो बच्चा था ईशान अवस्थी, उसको खड़ा करते हैं पढ़ने के लिए और वो बहुत घबरा जाता है, पसीने आने लगते हैं, अजीब सी स्थिति हो जाती है पढ़ने के नाम पे, क्योंकि पढ़ने के अराउंड इनको एंग्जाइटी होती है। ये रिवर्स में पढ़ते हैं या ठीक से नहीं पढ़ा जाता है ना। 9 को 6 पढ़ सकते हैं, 6 को 9, बी को डी, है ना। पहचानने में भी इनको लेटर जो है समस्या होती है, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है बात। देखिए, हाँ बताइए एक बार। वाह वाह, श्वेता करें कल के ब्लॉग में आप साड़ी पहनेगा। और कुछ थोड़ा फास्ट कीजिए, बस आप ही के अनुसार चलती रहेंगी चीजें, जैसे आप कहें बटन दबाइए, बस काम ऐसे वहां पे लिखना है बस, है ना। अरे चल जाएगा यार, कर रहे हैं, नॉर्मली चल लो। देखो, पढ़ने के लिए अनिच्छुक होती है, यानी रिलक्टेंस होती है पढ़ने के अराउंड, इनको एंग्जाइटी होती है डिस्लेक्सिक बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स अ बैरियर, यानी रुकावट कौन सा बनता है फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट्स। विजुअल इंपेयरमेंट पे भी बहुत क्वेश्चन आता है, क्योंकि ऐसे बहुत बच्चे हो सकते हैं जिनको देखने में समस्या पाई जाए, ठीक है ना शिवानी, धन्यवाद। तो ब्रेल बुक्स, ऑडियो टेप्ड नोट्स, वर्बल डिस्क्रिप्शंस ऑफ विजुअल एड्स या रिटन और प्रिंटेड मटेरियल। देखिए ये तो सबसे बड़ा बैरियर है कि रिटन मटेरियल ऐसे बच्चे को दे रहे हो आप जो देख ही नहीं सकता। अब मैं कहूं कि बोर्ड पे देख के पढ़ लो और किसी को देखने में ही समस्या है, तो ये तो खराब तरीका हो गया, इंक्लूजन का तरीका नहीं है, ये तो सेग्रीगेट कर दिया आपने बच्चे को। ये बैरियर बन जाएगा बच्चे के लिए, क्योंकि वो प्रिंटेड मटेरियल देखने में ही उसको समस्या है। जब ऑडियो बुक वो सुन सकता है, ब्रेल लिपि के थ्रू वो टच करके पढ़ सकता है, वर्बल डिस्क्रिप्शन अगर विजुअल एड्स हो, जैसे जो लिखा हुआ है वो कोई सॉफ्टवेयर बोल के बता दे ऐसे बच्चे को जो देख नहीं सकता, तो ये हेल्पफुल है तीनों। लेकिन ये हेल्पफुल नहीं होगा, ये बैरियर बन जाएगा, रुकावट बन जाएगा दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21वां सवाल क्या कहता है भाई, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद ADHD, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से कौन सा सीधे तरीके से संबंधित है। पहला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से क्या ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है। अब हिंदी में इसके इतने ट्रांसलेशन हो जाएंगे, हर साल एक नया ट्रांसलेशन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको इंग्लिश में ये क्या है, एक डिसेबिलिटी है, एक समस्या है क्या, ADHD बोले तो अटेंशन डेफिसिट, यानी बच्चे की अटेंशन में, अवधान में कमी है और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है। वो एक्टिव नहीं है, एक होता है एक्टिव मतलब सक्रिय है बच्चा, हाइपर एक्टिव है, वो एक मिनट टिक के बैठ नहीं पाता, उछलता कूदता रहेगा क्लास में, है ना, तो अटेंशन उसकी ज्यादा देर टिकती नहीं है। तो ऐसे बच्चे, ये जो ADHD डायरेक्टली किससे संबंधित है, नाम से ही पता लग रहा है अटेंशन में डेफिसिट है और हाइपर एक्टिविटी है। हाई अटेंशन स्पैन, भैया अटेंशन में तो डेफिसिट है, आप कह रहे हो हाई है अटेंशन स्पैन, तो ये तो ऑपोजिट बात हो गई, ये आपको पागल बनाने के लिए यानी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऑप्शन लगाया गया है। परसिस्टेंट इंपल्सिविटी, बिल्कुल सही बात है, बच्चा क्या है, इंपल्सिव होता है, इसलिए टिक के बैठ नहीं पाता, हर मिनट उसके अंदर कुछ ना कुछ उछलता रहता है जो उसको टिक के नहीं बैठने देता। लो एक्टिविटी लेवल्स, ऐसा नहीं है एक्टिविटी हाई लेवल के, इवन हाइपर एक्टिव है वो। एक्सटेंडेड पेशेंस टू लिसन, पेशेंस की तो बहुत कमी है, ऐसे बच्चों को बहुत ही छोटे छोटे टास्क देने पड़ते हैं जो समय में ब्रेक करके आप देंगे। 30 मिनट का काम इनको एक साथ नहीं, इनको 5 मिनट में भी हो सकता है तोड़ के देना पड़े कोई काम 5-5 मिनट के, उसमें मतलब आप छोटे टाइम स्लॉट्स में तोड़ सकते हैं ऐसे बच्चे के लिए, क्योंकि इनकी अटेंशन ज्यादा देर तक टिक करके नहीं रह पाती। तो उच्च अवधान अवधि होती है, ये बात एकदम गलत है। पूछा क्या था हमसे, ये भूल गए हम, लेकिन डायरेक्टली एसोसिएटेड है, तो डायरेक्टली एसोसिएटेड है लो एक्टिविटी लेवल, परसिस्टेंट इंपल्सिविटी ही डायरेक्टली रिलेटेड है, बाकी तो ऑपोजिट बात कर रहे हैं। तो परसिस्टेंट इंपल्सिविटी है यहाँ पे दृढ़ आवेगशीलता, यानी बहुत ज्यादा इंपल्सिव हैं, हाइपर एक्टिव हैं, इंपल्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्या कहता है ये देखेंगे एक बार, फटाफट से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इंक्लूजन एज अ फिलोसफी एंड प्रैक्टिस इज सिचुएटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवर्सिटी, यानी जो इंक्लूजन है, जो समावेशन का ये जो संप्रत्यय है, इसके पीछे की जो फिलोसफी है, जो थॉट है, वो क्या है, विभिन्नता के संदर्भ में बात है कि बच्चों में विभिन्नता होती है। तो ये किस चीज को इंक्लूड करता है, कैसी विभिन्नता को इंक्लूड करता है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी भाषा के आधार पर विभिन्नता हो सकती है। 4 बच्चे, कोई पंजाबी बोलेगा, कोई गुजराती बोलेगा, कोई मराठी बोलेगा, कोई और भाषा बोल सकता है, लाइक शेयर करना आप भूल जाते हैं, है ना, तो बिल्कुल सही बात है। जेंडर डाइवर्सिटी, भाई अलग अलग जेंडर को एक क्लास में केटर किया जा सकता है। सोशियो, यानी जेंडर का डिफरेंस हो सकता है बच्चों में। सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी, अलग अलग समाज संस्कृति से भी बच्चे आ सकते हैं। एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी, ये भी संभावना है ना, किसी चीज में कोई बहुत अच्छा होगा, दूसरे किसी को किसी चीज में समस्या हो सकती है। तो डाइवर्सिटी हर एक आधार पे इंक्लूडेड होती है इंक्लूसिव क्लासरूम में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों सही है यहाँ पे, ठीक है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का आई थिंक कोई ऑप्शन भी नहीं था,
तो अगर हम एबिलिटी और डिसेबिलिटी को हल्का सा कम बेहतर भी माने तब भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो कई बार ऑप्शन के अनुसार भी जाना पड़ता है। हालांकि ये योग्यता और विकलांगता इस तरह से लिखना बहुत ही पॉजिटिव बात नहीं है, बट ये जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं इन चारों ऑप्शंस को देखते हुए फिर हम समझ जाएंगे कि भैया ये कह रहे हैं कि अगर कोई किसी क्षेत्र में एबल है तब भी उसको इंक्लूड करना है, किसी क्षेत्र में कम एबल है उसको भी इंक्लूड करना है, इसी को इंक्लूजन कह रहे हैं। बात तो सही है, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 23 है, स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डैश ऑफन फेस डिफिकल्टीज इन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्यूटेशन। मतलब वो बच्चे जो किसी एक समस्या से संघर्ष कर रहे हैं, वो कौन सी समस्या आपको पहचानना है। डैश के साथ संघर्ष करने वाले छात्रों को अक्सर गणितीय अवधारणाओं और गणना में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अभी बताया था कैलकुलेशन से संबंधित, गणित से संबंधित, मैथमेटिक्स से संबंधित कौन सा एक डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी है, वो है लर्निंग डिसेबिलिटी आपकी डिसकैलकुलिया। क्या है? डिसकैलकुलिया, गुणज वैफल्य या वैकल्य। डिसग्राफिया, ग्राफ से याद रखिए, ग्राफ किससे बनाते थे? हाथ से, तो राइटिंग से संबंधित है ना। ये इंपॉर्टेंट है, 3-4 ज्यादा। राइटिंग से वैसे भी बहुत सारे हैं लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। डिसलेक्सिया रीडिंग से संबंधित है, कई बार रीडिंग राइटिंग दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो रीडिंग तो मेजर है इसमें। ऑटिस्टिक बच्चा जो है वो रेपिटेटिव बिहेवियर करेगा, है ना, ज्यादा उसकी सराउंडिंग में अगर चेंज होगा तो चेंज को वो रिलक्टेंस होती है चेंज के प्रति, तो डिसकैलकुलिया होगा यहाँ पे जो सही उत्तर है कि कैलकुलेशन या कंप्यूटेशनल स्किल्स में प्रॉब्लम होगी बच्चे को। 24 देखिएगा एक बार, क्या कहता है? एन असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू एड विजन, यानी देखने में सहायता करने के लिए। एड का मतलब क्या? टीचिंग एड, मतलब टीचिंग में, शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री को टीचिंग एड कह रहे हैं। तो यहां पे बात किसकी हो रही है? जो विजुअली देखने में सहायक सामग्री होगी, कौन सी हो सकती है देखने वाले बच्चे के लिए? असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है बताइएगा एक बार। नाम ले लिया, फैबुलस फसाड, नाम तो देखो आपका क्या रखा है आपने। देखिए एक बार, दृष्टि की सहायता के लिए एक सहायक तकनीक है, बताइए। मतलब बच्चों को देखने में हेल्प होगी विजुअली चैलेंज बच्चे को, कौन सी एक तकनीक है? लार्ज प्रिंट वर्कशीट्स, हाँ भाई अगर मुझे कम दिखाई देता है तो मेरे लिए बड़े अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, बात तो सही है। बजाय कि मैं इतना छोटा लिखूं बोर्ड पे, टीचर को इतना बड़ा लिखना चाहिए, मतलब थोड़ा सा लार्ज प्रिंट में अगर प्रिंटेड मटेरियल होगा तो सही है, हेल्प हो जाएगी। वॉइस एक्टिवेटेड कंप्यूटर, ये बात भी सही है। कैलकुलेटर्स, ये बात तो उतनी सही नहीं होगी। मैग्नीफाइंग ग्लास, कुछ हद तक कई लोग इसको मान लेते हैं, बट ये कोई बहुत लंबा अच्छा खासा तरीका नहीं है। आप मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के हर वर्ड थोड़ी पढ़ते हैं, है ना। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है, और आई थिंक इसमें जो है इन्होंने एक फ्री का नंबर दिया हुआ है। आज के सेट में 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सीटेट ने खुद 2 ऑप्शन सही दे दिए हैं या 2 ऑप्शन गलत दे दिए हैं, तो उस चक्कर में इनको फ्री का नंबर फिर बाद में देना पड़ा। तो हम कहेंगे कि सबसे बेहतर ऑप्शन अगर यहाँ पे चूज करना हो तो हम कहेंगे वॉइस एक्टिवेटेड कंप्यूटर, कि जो अच्छी असिस्टिव टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी की फॉर्म में वाक चलित कंप्यूटर, क्योंकि वर्कशीट जो है वो लार्ज प्रिंट वाली वो नॉर्मल चीज है, मतलब वो नॉर्मल TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। असिस्टिव टेक्नोलॉजी की अगर बात कर रहे हैं तो वॉइस एक्टिवेटेड कंप्यूटर होगा, यानी बच्चा अगर देख करके उसको नहीं चला पा रहा है तो वो बोल करके चला पाए, वॉइस से एक्टिवेट हो जाए, कमांड से चल जाए, जैसा आजकल आपके फोन्स में होता है। तो इसमें तो बी ऑप्शन है क्लियरली, चाहे सीटेट कुछ भी कहे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, टिपिकल आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, यानी अगर आपको रचनात्मक बच्चों को पहचानना है तो उसकी मुख्य विशेषताएं कौन सी होंगी। पहला ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी होगी। भाई रचनात्मकता की 4 विशेषताएं होती हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं जो बताए हैं किसने? जॉय पॉल गिलफर्ड ने। अगर हम बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लुएंसी होती है, ओरिजिनलिटी होती है, इलैबोरेशन होता है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? एक आइडिया काम नहीं करेगा, दूसरा आइडिया। फ्लुएंसी क्या है? इतने नंबर ऑफ आइडियाज हैं, बहुत सारे आइडियाज आते हैं, एक ही आइडिया नहीं है, उसमें से कुछ ट्राई करते रहेंगे। ओरिजिनलिटी है, मौलिक विचार होगा, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया कि अच्छा लेट्स लर्न पे ये हुआ है चलो हम भी यही डालते हैं, है ना, यही कर लेते हैं जैसे यहाँ होता है, ऐसा हो सकता है। इलैबोरेशन है, मतलब उस चीज को आप इन डेप्थ जा पा रहे हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, ये तो बिल्कुल सही लक्षण है। हाई इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल गिफ्टेड बच्चा ही क्रिएटिव होगा, एवरेज बच्चा भी क्रिएटिव हो सकता है। प्रेफरेंस फॉर सिंपल टास्क एंड लो रिस्क टेकिंग, नहीं, रिस्क टेकिंग ज्यादा चाहिए होती है जब भी आप कुछ नया करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट और फ्लेक्सिबल थिंकिंग चाहिए, रिजिड नहीं। तो ए ऑप्शन है, विचारों का लचीलापन, प्रवाह और मौलिकता। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स में से 3 ही ऊपर दिए हुए हैं फर्स्ट लाइन में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए और जवाब दीजिए। ये कहता है मल्टीपल वेज ऑफ डैश आर ऑफ इंपॉर्टेंस फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, UDL। ये मैंने आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी एक बार ये टॉपिक आया था, बहुत पहले ये क्वेश्चन आया करता था ऑफलाइन में, और इस बार से इन्होंने ऑनलाइन में भी पूछना शुरू कर दिया है। समझते हैं कहानी है क्या। अगर हम बात करें सीखने के सार्वभौमिक डिजाइन के सफल क्रियान्वयन के लिए
डैश के कई तरीके महत्वपूर्ण हैं। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग होता है हर तरह का बच्चा सीख पाए। एक क्लास में यूनिवर्सल डिजाइन है लर्निंग का। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, सबके लिए अलग अलग कुछ कुछ है जिससे बच्चा इजीली सीख पाए। अगर हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन, यानी मल्टीपल वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर ऑफ इंपॉर्टेंस, बिल्कुल सही बात है। यूनिवर्सल डिजाइन में जब मल्टीपल तरह के बच्चे हैं तो मल्टीपल तरह का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। किसी बात को दर्शाने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, चार्ट भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। मल्टीपल एक्शन के तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंगेजमेंट के तरीके हो सकते हैं बच्चे को, बिल्कुल सही बात है। अब इसमें फ्री का नंबर सीटेट ने 100% दिया है, 9 लिखा हुआ मिलेगा अगर आप आंसर की चेक करेंगे। लेबलिंग नहीं हो सकता, लेबल नहीं कर सकते आप बच्चे को। तो इसमें कहानी क्या हो गई कि 3 ऑप्शन पॉजिटिव दे दिए, तो इनको ना ये पूछना जब था तो इसमें नॉट लगा देना था कहीं। सक्सेसफुल या क्रिएटिविटी के लिए भी कई बार ऐसा एक क्वेश्चन था, तो नॉट लगा देना था कि यूनिवर्सल डिजाइन के लिए कौन सा एक तरीका इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो लेबलिंग हो जाता है यहां आंसर। बाकी के तीनों ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या हुआ है, फ्री नंबर मिला है। इसमें तीनों आंसर सही है, चाहे आपने रिप्रेजेंटेशन लगाया हो, एंगेजमेंट लगाया हो, एक्शन लगाया हो। क्योंकि यूनिवर्सल डिजाइन सार्वभौमिक डिजाइन में मल्टीपल वेज ऑफ एक्शन, बच्चे अलग अलग तरीके से एक्टिव हो, एंगेज्ड हो, रिप्रेजेंटेशन चीज को प्रेजेंट करने का तरीका, डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स, इन सबको इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन लेबलिंग, बच्चे पे ठप्पा लगाना, तुम फर्स्ट आते हो, तुम इस जाति से हो, तुम ये भाषा बोलते हो, तुम अच्छे नहीं दिखते, ये सब लेबलिंग है, ठप्पा लगा रहे हैं आप बच्चे पे। तो एक ही चीज नेगेटिव है, उसके अलावा तीनों पॉजिटिव है, तो ये तो क्वेश्चन ही इन्होंने गलत बनाया है। इसमें नॉट लगाना था और लेबलिंग बन जाता आंसर सही। फिर क्वेश्चन नंबर 27, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर अचीविंग देयर पोटेंशियल, यानी हर बच्चे के अंदर जो छिपा हुआ पोटेंशियल है उस योग्यता को निखार करके लाने के लिए इरेस्पेक्टिव ऑफ वेरिएशन इन देयर एबिलिटीज, यानी अलग अलग क्षमताएं हो सकती हैं लेकिन हर बच्चे में कुछ तो संभावना होगी ना। एवरी चाइल्ड हैज अ पोटेंशियल, हमने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में भी बात की थी। अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों हम सीक्वेंस में चल रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ है। ठीक, इज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश क्लासरूम, किस तरह के क्लासरूम में हम ये मानते हैं कि हर एक बच्चे में क्या है, पोटेंशियल होता है। तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ये मानती है, और चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो करके हम इंक्लूसिव एजुकेशन भी लगा रहे हैं कि हर बच्चे का ध्यान रखा जा सके। सिस्टम के लिए बच्चा नहीं है, बच्चे के लिए सिस्टम है, यानी चेंज द सिस्टम फॉर द चाइल्ड, नॉट चेंज द चाइल्ड फॉर द सिस्टम। ऑपोजिट नहीं है इसका कि बच्चे के लिए सिस्टम बनाया गया, सिस्टम के लिए बच्चा नहीं बनाया गया कि चलो चलो सिस्टम बनाया, चलो बच्चे बनाते हैं, ये नहीं होता है। ठीक है ना, इसको अदरवाइज ना लेके जाएं। स्पेशल एजुकेशन नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन है ये कि भैया हर एक बच्चे में डाइवर्सिटी हो सकती है, एबिलिटीज में अंतर हो सकता है, किसी का किसी चीज में इंटरेस्ट हो, किसी बच्चे का किसी चीज में इंटरेस्ट हो, लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन ये मानती है कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्षमता तो है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो है। इंटीग्रेटेड में हम एडमिशन तो ले लेते थे लेकिन हर बच्चे की नीड्स केटर नहीं कर पाते थे, जबकि इंक्लूसिव में हम सिस्टम में चेंज भी लाते हैं। इंटीग्रेटेड में सिस्टम में चेंज नहीं आ पा रहा था उस लेवल पे। नॉन प्रोग्रेसिव नहीं, यहाँ प्रोग्रेसिव लिखा होता तो सही हो जाता, फिर इंक्लूसिव नहीं देते, एक ही तो ऑप्शन देना था सही। ठीक है ना। थैंक यू मैम फॉर दीज वंडरफुल सेशंस। थैंक यू अविनाश, धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग इतने प्यार से पढ़ने आते हैं रात को। बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा क्या कहता है भाई, टू केटर टू चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड, वंचित समूह वर्ग के बच्चे, अलाभान्वित, जो लाभ नहीं मिला उनको, बेसिक सुविधाएं भी नहीं मिली। ठीक है ना शिवांगी त्रिपाठी, तो गिव देम अ लॉट ऑफ ऑल रिटर्न वर्क। रिटर्न वर्क, बच्चा एक्टिव होता है रिटर्न वर्क से, रट्टाफिकेशन हो गया, बार बार रेपिटेशन हो गया। फाइंड आउट मोर अबाउट देयर कॉन्टेक्स्ट एंड इन्वॉल्व देम इन क्लास डिस्कशन, यानी वो बच्चे जो वंचित समूह से हैं, वंचित पृष्ठभूमि से हैं, उनके संदर्भ के बारे में उनको जानना और उनको इंक्लूड करना, उनकी रियल लाइफ से जुड़ गए आप यहाँ। मेक देम सिट सेपरेटली, सेपरेटली नहीं बिठाना होता, कुछ बच्चों को अलग थलग बिठा दिया आपने, इग्नोर तो करके कोई सॉल्यूशन निकलना नहीं है, तो बी ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर यहाँ हो जाता है। अभी तो हमारे पास 15 क्वेश्चन और हैं, 45 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, 5 नंबर फिक्स रहते हैं, उससे 7 नंबर तक भी इसमें जो है इस बार के सेट्स में ऑनलाइन आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन बहुत सारे सेट में, 5 तो मिनिमम आते ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, और वही बात है, बस घुमा फिरा के एक ही चीज को पूछा जा रहा है अलग अलग तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी, बस एक चीज को ध्यान में रखना है, हर बच्चे को इंक्लूड करना है, दैट्स इट। Which of the following learning disability impacts an individual's ability of balance, manual dexterity and hand-eye coordination? यानी निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अशक्तता, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये वर्ड किसने दिया था, सैमुअल किर्क ने 1960s में, है ना। एलडी, लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी लर्निंग में कोई डिसेबिलिटी, अब वो डिसलेक्सिया हो, डिसकैलकुलिया हो, डिसलेक्सिया हो, व्हाटएवर, लर्निंग डिसेबिलिटी जो वर्ड है एलडी, सैमुअल किर्क नाम के व्यक्ति ने, सैमुअल किर्क, हिंदी में भी किर्क ही कहेंगे नाम, 1960s में दिया था। ठीक है जी।
तो यहाँ पे बात हो रही है इम्पैक्ट्स एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी ऑफ बैलेंस, यानी बच्चा बैलेंस नहीं कर पाता खुद को, या एक इंडिविजुअल मैनुअल डेक्सटेरिटी, यानी कि शारीरिक निपुणता, मतलब कुछ ऐसे काम हो सकते हैं लिखना, बटन लगाना, कोई एक्टिविटी में उसको भाग लेने में समस्या हो रही हो। मैनुअल डेक्सटेरिटी एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन, यानी हाथ और आंख के बीच में सामंजस्य। हाथ और आंख के बीच में सामंजस्य कब होता है? पेन पकड़ने में नहीं हो पा रहा, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा, टाई बांधने में, बटन लगाने में, शू लेसेस बांधने में, जूते के फीते लगाने में, इन सब में एक हैंड आई कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है ना। तो ये डिस्प्रेक्सिया का उदाहरण है, जिसमें मोटर एक्टिविटीज समझते हैं, गत्यात्मक, चलना फिरना, दौड़ना, भागना, या ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स आपको पता ही है इसमें। तो गति समन्वय वैकल्य है। डिस्लेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्फेजिया नहीं होगा। डिस्फेजिया होता है भाषा को समझने से संबंधित समस्या। डिस्लेक्सिया आपको पता है किससे संबंधित होता है? डिस्लेक्सिया संबंधित होता है पढ़ने से, डिस्कैलकुलिया होता है गणना करने से, यानी कि कैलकुलेशन से। तो यहाँ पे डिस्प्रैक्सिया इज द राइट आंसर, कि मोटर हैंड आई कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होता डिस्लेक्सिया, उसमें डिस्प्रैक्सिया में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, which identifying characteristics are students with autism are likely to have। वो बच्चा जो ऑटिस्टिक है, स्वालीनता है, जिसको ऑटिज्म पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार, तो उसकी क्या विशेषता होगी, कैसे पहचानेंगे? भाई एक टीचर को पता तो होना चाहिए, क्लास में अलग अलग बच्चा, एक बच्चा जिसको देखने में समस्या है, तो आप देखते हैं कि यार वो बार बार खड़े होकर के देखता है, या आंखों को बहुत पलकें झपकाता है अपनी, या उसको कठिनाई हो रही है देखने में, गलत लिखता है नोटबुक में, तो आप पहचान जाएंगे कि बच्चे को कोई दृष्टिबाधित या विजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है आईसाइट ही वीक हो रही हो, तो आप उसको टेस्ट करवाने को कह देंगे, है ना, पूजा ईरानी। तो ये डिफरेंट तरीके हो सकते हैं कि आप टीचर को ये लक्षण ही नहीं पता होंगे तो वो कैसे पहचानेगा? भाई डॉक्टर को ये नहीं पता कि क्या लक्षण है, और लक्षण बता करके भी डॉक्टर पहचान नहीं पाता, तो या तो टेस्ट कराएगा फिर, लेकिन लक्षण से भी तो पता लगेगा, टेस्ट करने जाने के लिए भी तो पहले लक्षण पता होने चाहिए। तो एक टीचर को लक्षण पता होने चाहिए, इसलिए आप ये पढ़ते हैं कि ऑटिज्म क्या है, एडीएचडी क्या है, या फिर गिफ्टेड बच्चा है तो कैसे पहचानना है, क्योंकि वो जल्दी कर लेगा, चीजें जल्दी से समझ लेगा, है ना, कोई और समस्या है तो कैसे पहचानना है। तो ऑटिस्टिक बच्चों को कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी होती है, 100% सही बात है। हाई अर्ज टू इंटरेक्ट विद ऑल, ये तो ऑपोजिट हो गया, ये ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करेगा, ज्यादा सोशल नहीं होगा। वेरी लो आईक्यू, ये बात एकदम गलत है कि ऑटिस्टिक बच्चे का आईक्यू कम होगा, ऐसा नहीं है कि ये बच्चे सीख नहीं सकते या इनका आईक्यू कम होता है, इंटेलिजेंट होते हैं। एडवांस्ड सोशल स्किल्स, ये तो, और पुअर सोशल स्किल्स होंगी, क्योंकि ज्यादा घुलना मिलना इनको पसंद ही नहीं है। तो कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज, यानी संप्रेषण में कठिनाई, सिंपल बात है भाई, जिसका कम्युनिकेशन में वैसे भी समस्या है वो बहुत ज्यादा आपको सोशल नजर नहीं आएगा व्यक्ति, ये एक सामान्य सी बात है। तो कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज या रेपिटेटिव बिहेवियर या स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर, ये सब ऑटिज्म से जुड़े हुए हैं। Which of the following, क्वेश्चन नंबर 31 है, which of the following is not an identifying characteristic of students with creativity, यानी रचनात्मक बच्चे का लक्षण नहीं है, नॉट पूछा है, ध्यान से जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान या विशेषता नहीं है? स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा ज्यादा होती है, ये तो विशेषता है, हमसे पूछा है क्या नहीं है। कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये बात एकदम सही है, क्योंकि जॉय पॉल गिलफर्ड, जेपी गिलफर्ड जिनको हम कहते हैं, वो कहते हैं भाई डाइवर्जेंट थिंकिंग, दिशाओं में सोचने से कुछ नया दिमाग में आएगा ना, जो दिशाओं में सोचता ही नहीं है उसको क्या नया विचार आएगा। तो ये होता है क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ, है ना। कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी साथ साथ नहीं चल सकते, सीसी नहीं हो सकता, डीसी होगा। डीसी बोले तो डाइवर्जेंट और क्रिएटिविटी, कन्वर्जेंट और क्रिएटिविटी साथ नहीं चलते, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है बिल्कुल भी एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है क्रिएटिविटी का, फिर भी हमें देखने पड़ेंगे बाकी ऑप्शंस। हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है क्रिएटिव बच्चे में, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या कुछ नया करने की कोशिश कर रहा होगा। नोवल इनोवेटिव आइडियाज, यानी नवाचारी विचार होंगे जो कुछ डिफरेंट होंगे। बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। वो मैंने घड़े वाला एग्जाम्पल आपको दिया था कि जो आजकल के घड़े आ रहे हैं ठंडे पानी करने वाले, मिट्टी का घड़ा जो होता है, उसमें वो एक टैब लगा करके देते हैं। ये क्या, किसी ने तो क्रिएटिविटी लगाई होगी, कोई तो प्रॉब्लम सॉल्व की होगी, कुछ तो इनोवेटिव आइडिया सोचा होगा, चाहे छोटा ही सही, ठीक है ना। थैंक यू प्रतिभा। चलिए, तो आंसर क्या होगा? अभिसारी सोच जो है वो बिल्कुल भी सही उत्तर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 32 बड़ा क्वेश्चन है, बट ध्यान से पढ़ेंगे। असर्शन यानी कथन, इसमें बहुत आप लोग, ये पेट पे बाण मारने वाला क्वेश्चन है। कथन और तर्क। स्टूडेंट्स विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर benefit from a well designed approach that reduces visual and auditory distractions, यानी वो बच्चे जिनको ADHD है उनको हेल्प मिल सकती है एक वेल डिजाइंड अप्रोच से जो विजुअल एंड ऑडिटरी डिस्ट्रैक्शंस को कम करता हो, यानी सुनने में भी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो ऐसा एनवायरमेंट, और देखने में भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, सिंपल हो सकती हैं चीजें। बात सही है। स्टूडेंट्स विद ADHD हैव अ लो कंसंट्रेशन स्पैन एंड गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली, ये बात भी सही है कि ADHD वाले बच्चों का अटेंशन स्पैन कम होता है, तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन कम से कम होनी चाहिए उनके अराउंड। दोनों ही बातें सही है, आसान सा सवाल है। A and R are true and R is the correct explanation of A।
आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे क्या कहता है। 33वां सवाल ये कहता है इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल इंपेयरमेंट, वो बच्चा जो दृष्टिबाधित है उसको समावेशित करने के लिए क्या तरीके सही होंगे। अंजलि पुंडीर नाम ले लिया आपका। बुक्स विद पिक्चर्स एंड स्मॉल प्रिंट, वो बच्चा जिसको देखने में समस्या है उसको स्मॉल प्रिंट की बुक्स दोगे तो क्या पढ़ेगा वो, उसको समस्या होगी, है ना। यूज ऑफ टेक्टाइल एंड अदर मटेरियल्स विच आर एम्बॉस्ड, यानी उभरे हुई सामग्री, उभरे हुए मटेरियल की जिसको वो टच और फील कर सके, चाहे वो ब्रेल लिपि हो। टेक्टाइल मटेरियल भी टच एंड फील मटेरियल होता है जिसको बच्चा टच और फील करके समझ सकता है, बिल्कुल सही बात है। यूज ऑफ टेक्टाइल एंड अदर मटेरियल्स विच आर एम्बॉस्ड, उभरे हुए हो जो, भाई इस पे कुछ उभरा हुआ नहीं है, अगर यहाँ उभरा हुआ होगा तो जो बच्चा देख नहीं सकता वो भी टच करके पढ़ लेगा, ब्रेल लिपि में यही तो होता है। रेस्ट्रिक्शन ऑन यूजेज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, भाई असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करने दो। कोई ऐसा डिवाइस जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, लास्ट मतलब बीच में, कि कोई डिवाइस जो स्क्रीन पे क्या लिखा है उसको पढ़ के बता देगा तो बच्चा सुन तो लेगा कम से कम, क्योंकि देख नहीं सकता, तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी तो हेल्पफुल होती है ऐसे बच्चे के लिए। यूज ऑफ साइन लैंग्वेज बाय टीचर एंड पीयर्स, साइन लैंग्वेज जिस बच्चे को दिखाई नहीं देता उसके सामने आप साइन लैंग्वेज का यूज करेंगे उसको कहां से समझ में आएगा। साइन लैंग्वेज जो बच्चे सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते उनके लिए इस्तेमाल होती है, डेफ एंड डम बच्चों के लिए, ठीक है जी। तो आंसर क्या हुआ, बी ऑप्शन, स्पर्शक सामग्री या फिर उभरी हुई सामग्री जिसको टच करके स्पर्श करके पढ़ सके, टेक्टाइल मटेरियल जिसको हम कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी, अगेन क्रिएटिविटी पे सिंपल क्वेश्चंस हैं। कंफॉर्मिटी होती है कि आपने मान लिया सामने वाले ने जो कहा या जो आपके सामने जो चला आ रहा है आपने कंफॉर्मिटी दिखा दी, इससे क्रिएटिविटी या कुछ नया निकल के नहीं आता, इससे तो बस आप लकीर के फकीर जिसको बोलते हैं, मतलब आप उसी चीज पे चलते रहेंगे जो पहले से चली आ रही है, कंफॉर्मिटी से कुछ नया नहीं निकलता, है ना, कि ये तो ऐसे ही होता है। अब जब ऐसे ही होता है आपने मान लिया तो आप कुछ नया नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक। किसी ने सोचा होगा कि ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्यों नहीं हो सकता, तो क्रिएटिविटी वहां से आती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी का कोई रिश्ता नहीं है, सीसी साथ नहीं चलता, डीसी चलता है, ये याद रखिएगा। डीसी बोले तो डाइवर्जेंट और क्रिएटिविटी एक साथ चलते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग और क्रिएटिविटी। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग कहां है, यहां पे, तो हम समझ गए कि यही होगा। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, हायर मेंटल एबिलिटीज, साइंटिफिक थिंकिंग, उन सब के लिए यूज होती है, ना कि क्रिएटिविटी के लिए। हेल्पफुल हो सकती है क्रिएटिविटी में बट डायरेक्ट संबंध नहीं है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। दिशाओं में सोचना, ओपन एंडेड थॉट रखना। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ये क्या कहता है भाई, ये कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन इन स्कूल्स शुड, यानी समावेशी शिक्षा जो है स्कूल्स में उसको क्या कैसे हम देखते हैं, बताओ एक बार। हाँ नाम लो ना, आरती सिंह गुस्सा भी करके कह रही है नाम लेते रहेंगे पढ़ेंगे कब, पढ़ लो यार, नाम ले लेंगे, आप इंटरव्यू मिलेंगे कल। एक इंटरव्यू है आप में से किसी लर्नर के साथ, बहुत ही अच्छा प्यारा सा काम किया है उन्होंने, बताएंगे आपके साथ, शेयर करेंगे, है ना, अभी शेयर नहीं कर रहे हैं तो नाम छोड़ो, बैठ के मस्त बातें करेंगे, अच्छा कर लो, थोड़ी मेहनत कर लो यार, मिल जाएंगे कहीं किसी दिन बैठ के बात कर लेंगे, मीटअप में कर लेंगे, है ना, क्यों टेंशन लेते हो, तो अभी तो पढ़ ही लो। विद्यालयों में समावेशी शिक्षा, एम एट एलिमिनेटिंग द डिस्क्रिमिनेटरी एंड एक्सक्लूजनरी practices that are a result of an attitude towards an individual or a group, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन एलिमिनेट करने की कोशिश करती है ऐसा व्यवहार जो एक्सक्लूजन लाता हो, अलग थलग करता हो, बच्चे में भेदभाव करता हो, डिस्क्रिमिनेशन करता हो, बिल्कुल सही बात है। आइडेंटिफाई क्लासिफाई एंड अप्रोप्रिएटली लेबल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, लेबल नहीं लगना, ठप्पा नहीं लगाना बच्चे पे। मेक प्रोविजंस फॉर स्पेशल एजुकेशन, नहीं, इंक्लूसिव एजुकेशन में स्पेशल एजुकेशन होती है, ब्लाइंड स्कूल अलग हो गया ब्लाइंड बच्चों के लिए, डेफ एंड डम बच्चे के लिए अलग हो गया, इंक्लूसिव में हर तरह का बच्चा बैठा होता है, तो स्पेशल एजुकेशन नहीं, यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन लेकर आनी है, सेग्रीगेट करना ही नहीं होता बच्चे को, तो एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है कि हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को या ऐसी प्रैक्टिसेस को जो बच्चे को अलग थलग कर रही हैं, तो ए ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, टीचर्स कैन एनकरेज चिल्ड्रन टू थिंक क्रिएटिवली, कैसे टीचर्स जो हैं वो बच्चे को रचनात्मक ढंग से सीखने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। देखिए ये सारे टॉपिक इंक्लूसिव एजुकेशन में ही है, चाहे वो गिफ्टेडनेस हो, लर्निंग डिसेबिलिटी हो, चाहे वो ऑटिस्टिक बच्चा हो, डिस्लेक्सिक बच्चा हो, है ना, एडीएचडी, ऑटिज्म, डिस्लेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसमॉर्फिया, बहुत सारे हैं, डिसलेक्सिया तो हम पढ़ ही चुके हैं, आपके यहाँ लिमिटेड ही आते हैं। तो ये सारे जो हैं, या गिफ्टेडनेस या क्रिएटिविटी, हर तरह का बच्चा इंक्लूसिव क्लासरूम में है, इसलिए हम ये सब इसी टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं, है ना। हमें लगता है ये अलग से टॉपिक है लर्निंग डिसेबिलिटी, नहीं, ये इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर ही आता है। बैचेस में भी हम ऐसे डिस्कस करते हैं। आस्किंग देम टू थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बात है। क्रिएटिविटी का मतलब है कुछ नए ढंग से किसी समस्या का समाधान लाना, जो चला आ रहा है कंफर्मिटी नहीं, कुछ डिफरेंट, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, है ना। आस्किंग देम टू मेमोराइज, रटना नहीं है यहाँ पे, कुछ डिफरेंट सोचना है। रिकॉल करने में तो क्या लगता है, आपने किसी का नंबर याद किया, उसको रिकॉल करके बता दिया, क्या नया किया? नया करने में नए तरीके सोचने होते हैं, किसी समस्या को समाधान के डिफरेंट वेज सोचने होते हैं। आस्किंग देम टू फोकस ऑन ओनली वन एस्पेक्ट, नहीं,
डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग चाहिए, तो उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं, उस चीज के लिए अगर बढ़ावा देंगे तो क्रिएटिविटी निकल करके आएगी क्लासरूम में। क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए एक बार, क्या कहता है ये, टू केटर टू डाइवर्सिटी इन अ क्लासरूम द टीचर्स शुड फोकस ऑन, यानी हमें पता है कि विभिन्नता है बच्चों की, कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए हम क्या करेंगे, सेग्रीगेट कर देंगे बच्चों को। शर्म नहीं आती ये जवाब देते हुए, ढूंढ लो यार कहीं पानी थोड़ा बहुत, चलो ठीक दे दिया, ए ऑप्शन दे रहे थे पहले सारे के सारे, डरा देते हो यार, मतलब क्वेश्चन आते पहले बस ए ही टच करना होता है। सेग्रीगेशन तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है इसका, अलग कर देंगे, लेबल कर देना, दोनों नेगेटिव वर्ड हैं, नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये तो खराब बात हो गई। इक्विटी इज द राइट वर्ड, यानी समता का हम ध्यान रखें। एक चीज होती है इक्वालिटी के, दो लोगों को आप बिल्कुल बराबर ट्रीट कर रहे हैं हर तरीके से, लेकिन इक्विटी होती है जहां पे जैसी नीड है, इक्विटी बेस्ड ही है जितने भी रिजर्वेशन सिस्टम है, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं अभी बिहार में क्या है कि महिलाओं को एक्स्ट्रा कुछ रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में, उसका रीजन है कि आप इक्वालिटी की बात तब करोगे ना जब दोनों लोग सेम लेवल पे खड़े होंगे, एक को आपने पहले से दबा के रखा है तो उसको फिर ऊपर उठाने के लिए भी तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेंगे। तो इक्विटी बेस्ड है ये डाइवर्सिटी का प्रिंसिपल, कि हम बच्चे के प्रति सेंसिटिव होकर के जहां जरूरत है, अगर उसको एक्स्ट्रा हेल्प या एक्स्ट्रा फेवर की जरूरत है वो भी कर देंगे। तो इक्विटी क्या है, समता। तो डाइवर्सिटी को अगर हमें केटर करना है अलग अलग बच्चों को, तो हमें हर किसी के कल्चर को, उनके बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा, समता लानी पड़ेगी, एम्पैथी लानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, इन अ डाइवर्स क्लास विद स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स अ टीचर शुड, यानी ऐसी कक्षा जहां विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे या विभिन्न पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं, उनको इंक्लूड करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको फटाफट से बताना है कि क्या करना चाहिए। ऐसे बच्चे जो डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, हाशिए से आते हैं, वंचित समूह वर्ग से आते हैं, उनको डिस्करेज कर देंगे, नेगेटिव है तो। एनकरेज ओनली चिल्ड्रन फ्रॉम डोमिनेंट ग्रुप, यानी जो ग्रुप डोमिनेंट है क्लास में सबसे ज्यादा है उसी को नहीं। एनकरेज ओनली चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज, सिर्फ डिसएडवांटेज बच्चे को ही अपने अनुभव शेयर करने के लिए कहेंगे, या फिर शेयर हर ओन एक्सपीरियंसेस एंड एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू शेयर एक्सपीरियंसेस। क्योंकि अगर आपने सिर्फ वंचित समूह वर्ग वाले बच्चे को इक्विटी दिखानी है, बट ऐसे नहीं दिखानी कि वो पार्शियलिटी लग जाए क्लासरूम में, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको उस बच्चे को इंक्लूड करना है जो डिसएडवांटेज समूह से भी आएगा, क्योंकि बाकी बच्चे तो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर देंगे। हो सकता है ये बच्चा थोड़ा झिझके अपनी बात को कहने से, क्योंकि इसने समाज में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट या एक्सेप्टेंस नहीं मिली, इसको अलग थलग माना गया। तो आपको क्या करना है, आप अपने एक्सपीरियंसेस से शुरू कर सकते हैं ताकि सभी बच्चे खुल जाएं और सभी बच्चे अपने अपने अनुभव शेयर करें। तो इसमें ऐसा नहीं हुआ कि आपने सिर्फ डिसएडवांटेज बच्चों को खड़ा करके लेबल कर दिया, हर तरह के बच्चों को आपने इंक्लूड कर लिया और सबके अनुभव आ गए। क्लास में बहुत मजा आता है पोल की वजह से, बहुत बड़े सौम्या, हम तो यहाँ ऐसे ही मूंगफली छील लेते हैं पोल की वजह से। बहुत बढ़िया निशा, क्या बात है, क्या बात है, अच्छा धन्यवाद। देखो उस समय मतलब ये आप सही बोल रहे हो, इससे ना एक्टिव हो जाते हैं आप लोग भी, ध्यान रहता है कि जवाब क्या है, और गलत होने पे ध्यान ज्यादा रहता है। नहीं तो आप अपने दिमाग में सोच लेंगे हाँ यही सोचा था मैंने भी, लेकिन जब आप पोल में कर देते हैं आंसर तो आपको पता चलता है कि आपने ये नहीं सोचा था, आपने गलत कर दिया है। तभी तो कई लोग पोल चेंज कर देते हैं, चीटिंग कर लेते हैं, जैसे पता लगता है ये वाला आंसर नहीं है ये वाला है ना। थैंक यू रियाज। चलिए खैर, तो आगे बढ़ते हैं। आप एज अ टीचर अपने अनुभव से शुरू करके और बच्चों को इंक्लूड करेंगे, सब अपने अपने अनुभव बताएंगे, तो एक सही माहौल क्रिएट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, वो बच्चा भी अपने आप को एक्सेप्टेड फील करेगा जिसको समाज ने बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं दी है। डिसएडवांटेज इसीलिए कह रहे हैं उसको क्योंकि एडवांटेज नहीं मिल पाया कोई। असर्शन और रीजनिंग, असर्शन क्या है, कथन है, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट मटेरियल्स सच एज मैनिपुलेटिव कैलकुलेटर्स एंड मैथ्स एप्स टू स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद डिस्कैलकुलिया, यानी उन बच्चों को जो मैथ्स में जिनको समस्या है, डिस्कैलकुलिया है, उनको हम ऐसे मटेरियल, एप्रोप्रिएट मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं। वो उस तरह के कैलकुलेटर हो सकते हैं जो उनको हेल्प करें, ऐसे मैथ्स के कुछ ऐप हो सकते हैं जिससे उनको आसानी से समझ में आ जाए। तो आर कौशल पढ़ लो, पढ़, है ना। तो ये बात एकदम पॉजिटिव है, बच्चों को मदद हो जाएगी। स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म परफॉर्म रेपिटेटिव मोटर एक्शंस, ये बात भी सही है। लेकिन एक बात बताइए सर कि यहाँ पे बात तो हो रही थी कहीं और की, ले आए किसी और बात को, बात चल रही थी डिस्कैलकुलिया वाले बच्चे की, ऑटिज्म को बीच में डाल दिया रीजन के तौर पे। भाई जिस बारे में कथन था उसी के बारे में तो रीजन होना चाहिए था उस चीज का। अब कथन है कि डिस्कैलकुलिया वाले बच्चे के बारे में, उसका रीजन दे दिया ऑटिज्म वाला बच्चा। कोई सेंस बन रही है? कोई सेंस है इस बात की? नहीं है, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी बातें दोनों अपनी जगह पे सही हैं कि रेपिटेटिव मोटर एक्शन करता है ऑटिज्म वाला बच्चा, है ना, या रेपिटेटिव बिहेवियर कर सकता है, और डिस्लेक्सिक बच्चों को आप दे सकते हो, डिसकैलकुलिक बच्चे को आप दे सकते हो मैथ्स ऐप एंड ऑल कैलकुलेटर दे सकते हो, बट ये अपनी अपनी जगह पे सही है, दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है ना। ब्रेकअप हो गया इसलिए, क्यों? क्योंकि
क्या बकैती कर रही हूँ मैं क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति भी सही है, ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन ए और आर साथ नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि ए का जो रीजन है ए आर के लिए सही नहीं है, मतलब जो आर है वो सही उत्तर नहीं दे पा रहा है ए के बारे में, है ना। दोनों क्या है, इंडिपेंडेंटली सही है, ठीक है ना। तो ये क्या यहाँ पे मतलब इसको समझने में आपको दिक्कत होती है ना, तो ये फालतू एग्जांपल से याद रहेगा आपको कि दोनों एक दूसरे के लिए सही हो तभी जाके आंसर सही बन पाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस में, पेट पे बाण मारने वाले क्वेश्चंस में ऐसा हो सकता है कि ए भी सही हो आर भी सही हो, बट अपनी अपनी जगह सही है, साथ में सही नहीं है, ठीक है ना। पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? है। प्यार मोहब्बत की बात तुरंत समझ आ जाता है आपको। देखो कितना आवाम में खुशी देखिए देखिए एक बार। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि दोनों गलत है ये नहीं कह सकते। कह रही हैं अच्छा है, तुम्हें बहुत समझ में आती है ऐसी बातें। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 40, अगर हम बात करें असर्शन की, ये फिर से एक मुश्किल क्वेश्चन, मतलब मुश्किल क्या है, ये थोड़ा लेंदी हो जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ कथन की, तो कथन क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू एन एजुकेशन सिस्टम दैट एकोमोडेट्स ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक और अदर कैंडिडेट्स। मतलब समावेशी शिक्षण ऐसा शैक्षिक तंत्र है जहां पे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक समावेशन एक व्यापक दर्शन है, यानी हर तरह के बच्चे को, किसी को सोशली अगर अलग थलग महसूस हुआ है ना, या फिर अगर हम बात करते हैं किस चीज की, सोशली, इमोशनली बहुत सिंगल पेरेंट बच्चा हो सकता है जिसको इमोशनली उतना सपोर्ट नहीं मिला, या फिर फिजिकली कोई डिसेबिलिटी हो सकती है, हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करते हैं। बात सही है मोहम्मद तबरेज बताइए। दीक्षा क्वेश्चन, अच्छा आप कितने क्यूट है, अच्छा धन्यवाद यार। ऑल शॉर्ट वीडियो कंटेंट मिल गया है, सही कह रहे हो। देखिए आ जाओ इधर, बहुत ध्यान लगाते हो। इंक्लूजन इज नॉट कन्फाइंड टू द डिसेबल्ड बट इज अ ब्रॉडर टर्म, बिल्कुल सही बात है। इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर करती है एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम के बारे में जहां पे एकोमोडेशंस हैं हर बच्चे के लिए। इसका रीजन क्या दिया है कि इंक्लूजन जो है वो सिर्फ कन्फाइंड नहीं है कि डिसेबिलिटी तक, इसमें हर तरह का बच्चा इंक्लूडेड है। दोनों बात सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, कौन दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा एक बार। इन एन एलिमेंट्री क्लासरूम हाउ शुड टीचर व्यू डाइवर्सिटी। विभिन्नता को कैसे देखना चाहिए एक कक्षा में, कोई भी कक्षा हो, एलिमेंट्री हो, मिडिल हो, प्राइमरी हो, एज अ बैरियर टू लर्निंग। भाई इंक्लूजन जो है वो बैरियर नहीं हो सकता, रुकावट नहीं हो सकता, हेल्पफुल होगा। इग्नोर कर देंगे डाइवर्सिटी को, जी नहीं, बिना डाइवर्सिटी के तो दुनिया नहीं चलेगी। मिनिमाइज डाइवर्सिटी, खत्म कर देंगे डाइवर्सिटी को, रोबोट्स बना देंगे सबको, मिनिमाइज कर देंगे, नहीं। एज एन एसेट सिंस इट प्रमोट्स हेट्रोजेनिटी। एक होती है होमोजेनिटी, होमोजेनिटी मतलब सेम, सब कुछ सेम, समान, तो समान में तो फिर इंसान कहां बचेंगे। हेट्रोजेनिटी है विषमता, यानी अलग अलग तरह की विभिन्नता को हम प्रमोट कर रहे हैं, तो एक गुण के रूप में देखना चाहिए इसको। जो डाइवर्सिटी है कि ये एक एसेट है, एक संसाधन है जिसके माध्यम से हम बहुरूपता को बढ़ावा देंगे, डाइवर्सिटी को हम बढ़ावा देंगे। आगे बढ़ेंगे, 2-3 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 42, बहुत ही हिम्मत दिखाई उन लोगों ने जिन्होंने 45 क्वेश्चन एक साथ इतने लेंथी क्वेश्चंस को सॉल्व किया बैठ के। कार्तिक, अ 5th स्टैंडर्ड चाइल्ड हैज परसिस्टेंट डिफिकल्टी इन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी कार्तिक एक बच्चा है जो परसिस्टेंट है, डटा हुआ है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी कमिटेड बच्चा है, ठीक है। नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन में विद हिज फ्रेंड्स, कुछ और बढ़िया बने, ये डिफिकल्टी पढ़ना भूल गई। देखिए परसिस्टेंट तो है बट परसिस्टेंट समस्या है उसकी, बच्चा परसिस्टेंट नहीं है, डिफिकल्टी परसिस्टेंट है। वो डिफिकल्टी क्या है, कम्युनिकेट करने की डिफिकल्टी। बाद में खा लेना माता, 2 मिनट रुक जाओ, 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है। देखो एक बार अगर हम बात करें कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है, उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है। यानी एक बच्चा जो है कार्तिक, उसको संवाद में, कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी होती है जब वो अपने साथियों के साथ कम्युनिकेशन करता है, तो बार बार, मतलब लगातार है, ये चीज परसिस्टेंट है। कभी कभार तो ऐसा होता है, मान लो आज मैं स्ट्रेस्ड हूं या किसी दिन तबियत खराब है, तो आप कम्युनिकेशन आपकी थोड़ी, आप कहना कुछ चाहते हैं, निकल कुछ रहा होता है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन परसिस्टेंट मतलब हर दिन या लगभग हर बार समस्या है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई समस्या है। तो ये किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक हो गया, डिस्ग्राफिया का या ऑटिज्म का? ये ऑटिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि इनको कम्युनिकेशन में लगातार समस्या होती है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम इनको रहती है, रेपिटेटिव बिहेवियर रहता है। तो डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया में ऐसा नहीं होता, डिस्ग्राफिया में भी नहीं होता, ये लिखने पढ़ने से संबंधित है, लेकिन यहाँ संवाद की बात हो रही है, तो ये ऑटिस्टिक बच्चा हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पर।
देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव accommodations इन द क्लासरूम एनवायरमेंट एज पर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विद विजुअल चैलेंज। वो बच्चे जो दृष्टिबाधित हैं उनको इंक्लूड करने का सही तरीका कौन सा हो सकता है। पहला ऑप्शन है एलिमिनेट अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स फ्रॉम क्लासरूम। बिल्कुल सही बात है, जो फालतू के ऑब्स्टेकल्स हैं, परेशानियां हैं क्लासरूम में, उन बच्चों के लिए जिनको देखने में समस्या है या वो पीछे बैठते हैं तो उनको आगे बिठा लीजिए, ये सब ऑब्स्टेकल एलिमिनेट कर देंगे, सही है। यूज अ वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन, वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन, ये उतना संभव नहीं लग रहा, बट ठीक है, पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते। फिर देखते हैं और नेक्स्ट, गिव अ लॉट ऑफ हैंड आउट हैविंग माइंड मैप्स, मतलब हैंड आउट्स देंगे उस बच्चे को जिसको देखने में समस्या है, नहीं। प्रोवाइड रिकॉर्डेड मटेरियल टू सप्लीमेंट क्लासरूम टीचिंग, ये बात भी सही लग रही है मुझे। तो फर्स्ट और फोर्थ यहां सही लग रहे हैं, सेकंड और थर्ड उतने बढ़िया नहीं है कि जिस बच्चे को देखने में दिक्कत है उसको विजुअल सामग्री देंगे, वो उतनी बढ़िया बात नहीं कहलाएगी। तो सी ऑप्शन के साथ हम यहाँ चले गए हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी। पता नहीं क्रिएटिविटी पे कितने क्वेश्चन आज पूछ लिए गए हैं। रचनात्मकता की एक विशेषता बतानी है, डाइवर्जेंट थिंकिंग, द एबिलिटी टू प्रपोज मैनी डिफरेंट आइडियाज और आंसर्स, यानी अपसारी चिंतन, कई अलग अलग दिशाओं में सोचने की क्षमता, ब्रेनस्टॉर्मिंग, बुद्धिशीलता भी इसी से जुड़ा हुआ है, लेटरल थिंकिंग भी इसी से जुड़ा हुआ है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी इसी से जुड़ा हुआ है कि आप दिशाओं में सोच पाते हैं, ओपन एंडेड थॉट है आपके पास। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रगति गुप्ता। तो एबिलिटी ऑफ पैसिव, बच्चों को पैसिव रखना ही नहीं होता। कन्वर्जेंट और क्रिएटिविटी सीसी साथ में नहीं चलते, डीसी साथ में चलते हैं, याद रखना है। स्किल टू रोट मेमोराइजेशन, रट्टा लगवाना ही नहीं है। तो बाकी ऑप्शन तो वैसे ही नेगेटिव है, एक ही ऑप्शन पॉजिटिव है, ए ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45, ये है लास्ट क्वेश्चन, देखिएगा। इफ अ टीचर वांट्स टू असेस क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स शी शुड अवॉइड, यानी आपको आकलन करना है बच्चे की रचनात्मकता की कि वो कितना कुछ नया कर सकता है, इस बात का आकलन करने के लिए आपको क्या अवॉइड करना चाहिए। पहला ऑप्शन है फोकस करना चाहिए ऑन प्रोसेस रेदर देन प्रोडक्ट, यानी जो प्रक्रिया है, बच्चे सोचता किस तरह से, जब वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहा होता है तो किस तरह से दे रहा है, वो किसी चीज को देखता किस तरह से है, उस पर फोकस होना चाहिए, ना कि रिजल्ट क्या लेके आया वो। बात तो सही है, ऐसी क्रिएटिविटी निकल के आती है। कंपेयरिंग द स्टूडेंट्स विद ईच अदर, ये तो एकदम खराब तरीका हो गया। कंपेयरिंग द स्टूडेंट्स विद देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस, ये भी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो किसी भी बच्चे के लिए नहीं करना चाहिए। यहां बात किसकी हो रही थी, बात हो रही थी क्रिएटिव बच्चे की, हालांकि इसमें भी इन्होंने एक फ्री का नंबर दे दिया है, लेकिन ये क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए करना सही नहीं है, लेकिन यहाँ क्रिएटिविटी स्पेसिफिकली बात हो रही है, तो क्रिएटिव बच्चे के लिए क्या करना सही नहीं है वो ढूंढना है। गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ असेसमेंट, ये बात भी सही है, ये बात भी आपकी सही है। तो ये ऑप्शन जो है, ये इसमें इसलिए इन्होंने फ्री का नंबर दिया क्योंकि 3 ऑप्शन जो है वो सही दे दिए हैं, मतलब ऐसे जो होने ही नहीं चाहिए। एक ऑप्शन है जिसको इन्होंने कहीं और ही लेकर के चले गए। तो अवॉइड क्या करना है, फोकसिंग ऑन प्रोसेस रेदर देन प्रोडक्ट। फिर एक ही ऑप्शन बचता है इसमें कि हम ए को चूज कर लें, बाकी तो जो है इसमें फ्री का नंबर ही मिलेगा। तो ए चूज कर सकते हैं आप इस केस में कि आपको अवॉइड नहीं करेंगे, बट प्रोसेस वाला असेस करते समय फोकसिंग ऑन रेदर, मतलब ये फ्री वाला ही नंबर है, इसमें कोई एक जवाब हो नहीं सकता। या तो इनको ये नॉट लिखना चाहिए, तब जाकर के एक ऑप्शन हम ये चूज कर लेंगे, और बाकी 3 मतलब कुछ तो इनको कॉम्बिनेशन देना चाहिए था। इसका कोई सही जवाब अभी धरती पे